अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं जी? सब खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज आपका ये मॉक हुआ था कैफ वन अफेयर वन का। भाई इसको डिस्कस करते हैं ज़रा। अच्छा जी, मैं ज़रा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मेरे पास अभी जो रिसोर्स है उसी को सामने रखते हुए आप तक जो है वो डिस्कशन पहुँचा देते हैं। अभी बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही हो सकती है जी इस टाइम। तो अच्छा बच्चों, ये 100 नंबर का पेपर था। अच्छा, सबसे पहले आपको 15 मिनट जो हैं वो रीडिंग टाइम के दिए जाते हैं, उसको आपने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, उसमें सबसे पहली बात और बहुत अहम बात ये है कि उन 15 मिनट में आपने करना क्या है। भाई सबसे पहले मैं स्टूडेंट बन के इस पेपर को देखता हूँ जी। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शंस पढ़ें जी, 9 सवाल है। ब्लैक पेन आपने इस्तेमाल करना है। कहता है जी मल्टीपल चॉइस जो है वो आपने अपनी शीट पे करने हैं, जो आपको आंसर स्क्रिप्ट दिया गया। अच्छा जी, सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा 1 या 2 मिनट लगा के, बाकी 13 मिनट मेरे पास होंगे। उनमें मेरे मासूम दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। अच्छा जी, पहला सवाल मैं रिक्वायरमेंट पे आया। मैंने थोड़ा एनालाइज करना है पेपर को 1-2 मिनट में। क्या कहता है जी? कहता है जी प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। कहता है जी काजी लिमिटेड के, ठीक है जी। कहता है जी आपने और क्या करना, रिलेटेड डिस्क्लोजर्स बनाने, अर्निंग पर शेयर। यानी इसका मतलब है ये ईपीएस का सवाल है, ठीक है जी। नीचे उसने लिमिटेशंस ऑफ ईपीएस पूछ ली। ओके मेरे भाई, नीचे आए जी। असल में ये इसलिए ये ज़रूरी होता है इस तरह पेपर को एनालाइज करना, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई कहाँ कहाँ से पेपर आया, ताकि आपकी कन्फ्यूजन आपकी दूर दूर हो जाए ना। कहता है जी इसमें भी आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ठीक है जी। और ये जो सवाल है, अगर देखा जाए तो मुझे इस तरह का जो टेबल, जो ये देखें, शॉर्ट टर्म लोन, गवर्नमेंट ग्रांट, ये बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड सवाल है आईएएस 23 से, ठीक है जी। ये जो है कहता है जी करेक्टेड आपने ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बताना है जी, ठीक है जी। ये भी करेक्शन ऑफ एरर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। कहता है आपने नोट बनाना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, ठीक है जी। ये सवाल भी समझ आ गया। इसके बारे में, ये प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल है जी, ठीक है जी। कहते हैं जी ब्रीफली आंसर ईच ऑफ द क्वेरीज रेस्ड बाय मासूम जो है। ये सारी बातें जी इधर कर रहा है जी। यू आर द फाइनेंशियल कंट्रोलर ड्यूरिंग अ रिव्यू और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये मेरा ख्याल है जी कैश फ्लोज के बारे में सवाल है ये वाला, ठीक है जी। ये वही पता चल गया जी। इधर आए जी। कहता है जी स्टेट द अफेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज या नो अफेक्ट। ये रेशोज के बारे में सवाल है जी, ठीक है जी। ये विंडो ड्रेसिंग आ गई जी। अच्छा जी, विंडो के सामने खड़े होकर ड्रेस जो है वो आपने जो अपना पहनना है। अच्छा बहरहाल, ये जो है जी मेरे भाई, ये एमसीक्यूज आ गए, ठीक है जी। इधर आ जाए जी, ये चेंजेस इन इक्विटी आ गई, ओके जी। करेक्शन ऑफ एरर का नोट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए तो ये जी एनपीओ का सवाल है जी, ओके जी। ये भी हो गया जी। और आपने नेट एसेट्स भी बनाने हैं, ये भी हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए मेरे भाई। ये वाला सवाल जो है ये एक्सट्रैक्ट्स आपने बनाने हैं। और ये आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9 जो है अमूमन आई के आपका जो फॉर्मेट है पर्चे का, उसमें वो 2-3 स्टैंडर्ड्स को मिक्स करता। तो ये वो वाला सवाल है जी, आइए 16 वाला, ठीक है जी। उसके अंदर 2-3 स्टैंडर्ड्स मिक्स होंगे। अच्छा, ये तो एनालाइज कर लिया 2-3 मिनट में हमने अपने पर्चे को। अच्छा, अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा कहाँ कहाँ से सवाल आए, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये बात पता चल गई है हमें कि सवाल कहाँ कहाँ से आए हैं। अब ये क्रॉसिटी जो होती है ना, ये स्टूडेंट की होती है, यार कहाँ से सवाल आया। ये आपने 2 मिनट में देख लिया बस। अब आप आ जाए, सबसे पहले आपने जो है मेरे भाई जो सॉल्व करना है वो है जी एमसीक्यूज वाला पोर्शन। अब आपके पास अभी भी 12 से 13 मिनट पड़े होंगे। आपने क्या करना है जी, कोशिश करके इन 12-13 मिनट्स में या 15 मिनट में एमसीक्यूज को वाइंड अप कर दें। अच्छा, फिर आपके पास जो सारा टाइम पड़ा होगा वो आपको होगा जी 10 नंबर का पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई देखें, अभी 3 मिनट हुए हैं, तो अगर आप इधर आएँ और पहला सवाल सॉल्व करें जी। कहते हैं जी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है जी। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है, हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सही हों एमसीक्यूज में, लेकिन आपने क्वेश्चन में आपने सबसे अच्छे वाला, जो सबसे बेहतरीन किस्म का है, वो आपने सेलेक्ट करना है जी। कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा जी, कहता है कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट टू पे वेजेस। भाई ये तो ग्रांट है ना, ये तो ग्रांट एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो होती है। अच्छा जी, इनकम से। कहता है कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, ये तो नॉन करंट एसेट उससे रिलेटेड हो जाएगी मेरा ख्याल है। कहता है लोन गिवन बाय गवर्नमेंट एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। तो भाई ये है ना, अगर बिलो मार्केट रेट से हमें जो है वो लोन मिला, और उस लोन पर जो इंटरेस्ट है बिलो मार्केट रेट है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट है ना। अच्छा जी, कहता है एडवाइस गिवन बाय गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो अब ये स्पेसिफिक नहीं है कि इस कंपनी को दी गई है,
तो भाई ये फिर जनरल पर्पज़ के लिए होगा ना, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये तो फिर जनरल जनरल होगा। तो ये फिर जो है ना, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ठीक है। जी ये उसके डेफिनेशन से निकल जाएगा ना, ये इसका जवाब डेल्टा हो गया। दो पे आ जाएं जी। कहता है जी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक की बात नहीं कर रहा, डाइल्यूटेड की कर रहा है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, डाइल्यूटेड ईपीएस की जब बात करेगा ना, तो उसकी उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा हमेशा मेरे भाई, वो क्या होगा, वो बेसिक ईपीएस ही होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट तो आपको याद है ना, ये है जी ईपीएस आ गई भाई, ये इधर आ गया आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अच्छा जी, ए बी, और इधर आपका आ जाना है मेरे भाई ईपीएस आ जानी है, ठीक है। ये जी ईपीएस आ गया, और ये होता है जी ए डिवाइडेड बाई बी, इसे इंक्रीमेंटल ईपीएस भी कहते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी। अच्छा ये सॉरी ज़रा इस तरह कर लें, ईपीएस ही कर लेना इसे, बहरहाल बस। अच्छा जी, ये ए को बी से डिवाइड कर दीजिएगा। अच्छा जी कहता है जी पैट कितना है जी, 4 लाख रुपया। बेसिक ईपीएस का डेटा आपने इस्तेमाल करना होता है जी। जी ठीक है। कहता है जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जी, 50,000। जी ये बात समझ आई जी, ठीक है जी। तो ये मेरा ख्याल 8 बनेगा। अच्छा अब देखिए जी, कहता है जी कि डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड है, ये तो ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट हो गया होगा ना। कहता है पोटेंशियल शेयर्स टू बी इशूड अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स। कहता है इनके अंदर क्या पोटेंशियल है, ठीक है जी। तीन चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर पोटेंशियल होता है कि ऑर्डनरी में कन्वर्ट हो जाए, ऑप्शंस, प्रेफरेंस शेयर्स, और मेरे भाई तीसरा बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अगर ये कन्वर्ट हो जाते, मतलब हो जाएंगे, ये अभी तो नहीं ना हुए, फ्यूचर में जाके होंगे, लेकिन इम्पैक्ट तो आज लेना इसका। तो भाई ये वाला जो डिविडेंड है ना, ये फिर आपको नहीं देना पड़ेगा इस पे, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इधर आ गया जी। फिर उसके बाद भाई कितने शेयर्स हैं, वो कहता है पोटेंशियल शेयर्स टू बी इशूड अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर्स। तो भाई ये 2000 है ना, ठीक है जी। तो ये बन गया भाई 4,22,000, और मेरे मासूम दोस्तों ये बनना 52,000। तो ये तकरीबन आता है 8.12 के बराबर। तो भाई ये तो इससे ज्यादा है, तो ये तो एंटी डाइल्यूटेड हो गया ना, ठीक है भाई, ये तो है एंटी डाइल्यूटेड, ठीक है। तो अगर ये वाला सिनेरियो हो तो याद रखना फिर, अगर बेसिक ईपीएस से बढ़ जाए एंटी डाइल्यूटेड, तो भाई खतरे की घंटी तो नहीं है ना। तो फिर आपने कहना है जी कि बेसिक और डाइल्यूटेड सेम है, ठीक है, तो इसका अल्फा जवाब बनेगा भाई। अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों नेक्स्ट आ जाएं जी। कहता है जी कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल अंडर कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल। तो ये मेरा ख्याल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, इसमें दो मॉडल्स होते हैं। कहता है एंटिटी जो है, उसने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की जी 1 जनवरी 18 पे 35 मिलियन की, जी सही है जी। कहता है जी यूजफुल लाइफ उसकी 30 साल है। कहता है रेजिडुअल वैल्यू निल है। कहता है ऐड 31 दिसंबर 2020, ठीक है, यानी 18 गुजरा, 19 और 20, 3 साल गुजर गए। कहता फेयर वैल्यू है जी 42 मिलियन। अच्छा जी, 42 मिलियन फेयर वैल्यू है। अब जी कहते जी फेयर वैल्यू जो है 31 दिसंबर 2020 पे वो 42 मिलियन है। कहता ऑन 1 जनवरी 2021 पे प्रॉपर्टी को आपने डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया फॉर नेट प्रोसीड्स ऑफ 40 मिलियन। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है सेल करना, और उसमें से सेल को करने में जो खर्चा हुआ, नेट प्रोसीड्स जो पैसे मिले आपको, वो 40 है। अच्छा जी अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल को देखा जाए तो आपकी चीज़ है 42 मिलियन की, बेची 40 की, तो 2 मिलियन का लॉस आ गया। ये तो है जी फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा आप देखना पड़ेगा कि मेरे भाई कॉस्ट मॉडल में कितना लॉस, कितना गेन या लॉस है। कहता 40 की चीज़ बेची, कॉस्ट उसकी 35 थी, ठीक है, 35 मिलियन थी, तो 3 साल तो वो डेप्रीशिएट भी हुआ ना फिर। तो 1 साल की अगर डेप्रीसिएशन निकालें आप, डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इधर जो जवाब आएगा ना, वो मेरा ख्याल है 3.5 मिलियन आता है। तो ये क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। तो कॉस्ट इसकी 35 मिलियन है, ठीक है जी। तो ये होगा मेरे भाई 31.5 मिलियन। ये इसकी आगे जी बुक वैल्यू, ठीक है। ये कॉस्ट थी, ये आपने क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकाल ली, ये इसकी बुक वैल्यू है।
तो एक चीज़ जिसकी औकात 31.5 मिलियन की थी वो आपने बेच दी 40 मिलियन की, तो भाई 8.5 मिलियन का फिर आपको गेन हो गया ना ये कॉस्ट मॉडल में। इसका चार्ली जवाब है जी। नेक्स्ट आ जाए। कहते जी हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर 2022 अंडर रियल फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। बात भाई एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर ना ये वाला रेट आप लेंगे, ये वाला रेट रेलिवेंट होगा, ठीक है। ये जनरल नहीं होगा, ये तो होता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में जब रियल क्या उसका नाम है टर्म्स होती हैं, तो ये रेलेवेंट होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने कैपिटल निकालना होता है। आपके पास कैपिटल होना चाहिए ओपनिंग, ठीक है भाई। प्रॉफिट में से वो आप माइनस आपके पास जो कैपिटल है ये वाला, ठीक है, इसकी एक अमाउंट होती है। फिर उसमें से ये जो परसेंटेज है ये वाली ये माइनस कर देंगे आप। तो इधर देखेंगे प्रॉफिट कितना है, एंटिटी का प्रॉफिट है 6,70,000 माइनस मेरे भाई इधर आए कैपिटल ढूंढे कितना है। कहता है ओपनिंग एसेट्स एंड कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल होगा हमेशा, ये बात याद रखिएगा। तो एसेट्स में से इसको माइनस कर दें लाइबिलिटीज को, तो आपके पास कैपिटल आएगा जो कि है 1150,000, इसका मल्टीप्लाई बाय 17% करें, ठीक है जी। 6,70,000 में से ये माइनस कर दें, ये सारा, ठीक है। 1,1150,000 मल्टीप्लाई बाय 17 ये माइनस करें, तो आपके पास जो जवाब आएगा भाई वो ये बीटा आएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगर सवाल होता ना कि फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और आगे होता रियल टर्म्स, तो फिर ये वाला रेट लगता। ओके जी, उम्मीद है बात समझ गए। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए जी 5th नंबर पे। कहता है जी इफ द एग्जिस्टिंग करंट रेशियो जो है मेरे भाई वो लेस देन है 1, ठीक है। कहता है जी इसका मतलब लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है। कहता है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंटरी। जी क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंटरी सही है, ऑफ करंट रेशियो। कहता है परपेचुअल सिस्टम इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंटरी। जी ठीक है, इसका मतलब एंट्री का यूज है भाई। परपेचुअल सिस्टम में आपने एंट्री की होगी मेरे भाई परचेज डेबिट नहीं बल्कि इन्वेंटरी डेबिट और क्रेडिटेड क्रेडिट। देखो एसेट भी बढ़ा और लाइबिलिटीज भी बढ़ गई, दोनों बढ़ गए, ठीक है सर। अच्छा लेकिन अब देखें कमजोर कौन है, एसेट कम है ना, तो एसेट्स पे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, करंट रेशियो बढ़ जाएगी, ठीक है सर, करंट रेशियो बढ़ेगी। लेकिन इन वुड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक से लोअर ही रहेगी, लेकिन मेरे भाई वन से लोअर रहेगी। हाँ तो लोअर वाला ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि देखें ये देखें जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 80 की एसेट्स हैं और 100 की लाइबिलिटीज हैं, ठीक है भाई। तो आपकी रेशो क्या बनी, आपकी रेशो बनी ये वाली। आपने 10 रुपये से इन्वेंट्री परचेज की, ठीक है जी, ये 10 से बढ़ा, ये भी 10 से बढ़ गया। अब आपकी जो रेशियो होगी ना वो 0.81 समथिंग आ रही होगी, तो ये बढ़ जाएगी ना, ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है भाई। देखो वन बढ़ी लेकिन वन से तो कम ही रहेगी, लेकिन वो खैर ऑप्शन ही नहीं है इधर, तो फिर इसी पे इक्तफा करना पड़ेगा, ठीक है। इधर ऑप्शन है कहता करंट रेशियो वुड डिक्रीज, ये तो गलत है, बट वुड रिमेन लोअर देन 1, ये बात सही है। और ये आधी पिछली बात जो है ये गलत है, तो ये ऑप्शन है भाई इसका। अच्छा जी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा हाँ, एक बात मुझे याद आ गई। अच्छा एक ना पास पेपर में सवाल आया है, उसमें ना उसने ये नहीं बताया कि कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है आपने, लेकिन उसमें उसने परपेचुअल के मुताबिक सवाल किया हुआ है। तो याद रखिएगा अगर इन्वेंट्री का लफ्ज आ जाएगा ना, तो आपने फिर परपेचुअल के मुताबिक सवाल को सॉल्व करना है। छठा पढ़िएगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सही। कहता है एसेट टेस्ट रेशियो इज अ बेटर मेजरमेंट एज कंपेयर टू करंट रेशियो। जी बिल्कुल सही बात है, ये बेटर मेजरमेंट होती है। ये तो एक हाथ आगे जाके बात की जाती ना, लिक्विडिटी पोजीशन अगर आपने किसी कंपनी की देखनी है तो फिर आप माइनस इन्वेंटरी भी कर देते हैं करंट रेशियो में से, तो फिर आपके पास ये आता है। अच्छा जी, कहता एसेट रेशियो इज कंसिडर एज सेफ मार्जिन ऑफ सेल सॉल्वेंसी। नहीं नहीं, सेफ तो फिर करंट, सेफ तो करंट होगा ना, करंट रेशियो होगी। ये तो एक हाथ आगे जाके आप इसमें, ये तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं आप, तो मतलब सो कर लें आप, ठीक है। तो गुजारा है, मतलब करंट रेशियो जो है वो सेफ मार्जिन कहा जाता है, सही है। ये तो मतलब इसमें से तो आपने इन्वेंट्री को भी माइनस कर दिया ना, तो ये तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है इसमें। तो इसका जवाब होगा बोथ आर करेक्ट मेरे भाई जी। सातवें पे आए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड कॉज ए कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स टू बी अबव देन एक्सपेक्टेड। अच्छा जी, कहता है कि इन दो वजूहात की वजह से जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा, ठीक है जी।
एक बात ना इसमें बहुत तवज्जो से सुनने वाली है। अगर तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम का मतलब यूनिट्स का बढ़ना, तो भाई फिर सेल भी बढ़ेगी और आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेगी ना। हाँ, तो ये बात याद रखिएगा। कहता जी, अगर सिर्फ सेल प्राइस बढ़ेगी तो फिर सिर्फ सेल बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल पे फर्क नहीं आएगा। और जब आपकी सेल ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली आपका जीपी भी ज़्यादा होगा और जीपी की रेशो भी ज़्यादा हो जाएगी ना। पढ़ते हैं जी। कहता अंडर स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरीज। कहता ओपनिंग इन्वेंटरीज आपकी क्या है जी, कम है। तो याद रखिएगा, ओपनिंग इन्वेंटरीज, इन्वेंटरी जो ओपनिंग है ना, इसका इन्वर्स रिलेशन है प्रॉफिट से। अगर ये कम होगी तो बच्चों प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा। तो ये सही है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऊपर चली जाएगी। कहता है सेल प्राइस वर हायर देन एक्सपेक्टेड। तो बिल्कुल इसकी वजह से भी आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है ऊपर चली जाएगी ना। कहता है सेल वॉल्यूम वर हायर देन एक्सपेक्टेड। तो भाई इसकी वजह से तो क्या उसका नाम है, पहले 5 यूनिट्स बेचते थे, अब 7 बेच रहे हैं। तो दो दो यूनिट से ये इंक्रीमेंटल चेंज आया ना। तो कहता है 2 से सेल भी बढ़ेगी, 2 यूनिट्स की सेल भी बढ़ेगी और बनाने का खर्चा भी तो बढ़ा ना। तो ये इससे कॉस्ट ऑफ सेल पे मतलब कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो पे। कहता है डिक्रीज इन कैरिज चार्जेस बोर्न बाय द कंपनी ऑन गुड्स सेंड टू कस्टमर। भाई ये तो कैरिज आउट है ना, कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में तो कैरिज इन आती हैं, तो इनकी ये नहीं सही। ए और बी इसका जवाब बनता है जी। 8वें पे कहता है एबीसी लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 1। ये मतलब कहता करंट एसेट जो है वो हायर है 50%। देखें 1/1.5 है और ये 1 है, यानी यही रेशियो बनेगी ना, एक यही बनेगी ना भाई। ठीक है। अच्छा जी। कहता है अगर करंट एसेट 150 हैं तो लाइबिलिटीज फिर 100 होंगी ना, 1.5 टाइम हायर देन करंट लाइबिलिटीज। कहता है क्विक रेशियो 0.8 है। तो याद रखिएगा, ये इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री की वजह से ही होगा ना। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कहता फॉर एबीसी लिमिटेड, कहता इफ इट्स करंट लायबिलिटीज आर रुपीज 8 लाख। अच्छा, कुछ बच्चे इधर ये सोच रहे होंगे कि सर प्री पेमेंट की वजह से भी तो क्विक रेशो में वो भी माइनस करते हैं। तो भाई इसमें इसने बात ही नहीं की ना, इसमें तो इन्वेंटरी निकालना चाह रहे हैं। तो अब बहुत सिंपल सी बात है। कहता करंट लायबिलिटीज उसने आपको खुद दे दी, और अगर मेरी बात सुने, अगर मुझे ये पता चल जाए टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स कितने हैं, तो उसके बाद मेरे भाई ये है ये 8 लाख। अगर इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आ जाएगा 12 लाख। ठीक है सर, ये हमारे पास करंट एसेट्स आ गए हैं। उम्मीद है ये बात आप समझे होंगे। कहता है जी क्विक रेशियो जो है वो 0.8 है। तो भाई बड़े समझने वाली बात है ना। अब ये 0.8 है, अब इसका क्या मतलब होगा। कहता है लाइबिलिटीज 8 लाख हैं, ये 80% होगा ना ये। तो इसे आप कर दें मेरे भाई 80%, तो ये 6,40,000 है। ठीक है सर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत सिंपल सी बात है, वो इन्वेंट्री है। वो क्या है, वो इन्वेंट्री है। 5,60,000 इसका जवाब आता है। सही है। देखें ये जो इन इसका और इसका डिफरेंस है, क्विक रेशियो क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपके हैं मेरे भाई, क्या उसका नाम है, 1.2 मिलियन के, और लाइबिलिटीज इतने की हैं। अब ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, बहुत सिंपल सी बात है, ये आपकी इन्वेंट्री ही होगा। ठीक है। तो ये बना जी 0.8% इसका 6,40,000, और ये है जी 1.2 मिलियन। ठीक है। अब ये जो 0.7 का जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री ही है इन दोनों का। मैंने अमाउंट्स निकाल ली ना इनकी। तो बैलेंसिंग फिगर 5,60,000 जो आई है मेरे भाई, इसको माइनस करने के बाद वो इन्वेंट्री आ गई ना। अगर इस तरह करना है तो इस तरह करके देख लें। तो 5,60,000 इसका जवाब है। कहता है इन कैपिटल मेंटेनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग द परचेज पार कैपेसिटी इज कांस्टेंट। ये मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा, ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में होता है, रियल टर्म्स में होता है। ठीक है। इसमें ये सेम होती हैं, इसमें सॉरी ये कांस्टेंट होता है। सही है जी। ठीक है, इसका ये जवाब है। ये आपको समझाया था कुछ इस तरह कि भाई इस केस में असल में होता क्या है, जितना इन्फ्लेशन हो रहा होता है तो उतने से ही आपके उसका इम्पैक्ट ले लेते हैं प्रॉफिट में। ठीक है। तो ये कांस्टेंट होता है। अच्छा जी, ये स्पेसिफिक इम्पैक्ट नहीं लेते, जिस तरह आप ऊपर एमसीक्यू आया था फिजिकल वाला, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस वाला। उसमें तो स्पेसिफिक आप ले रहे होते हैं ना इम्पैक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आप वो ले रहे होते हैं इम्पैक्ट। इसमें आप इस तरह नहीं करते, इसमें जनरल लेते हैं आप। अच्छा जी, ये एमसीक्यू सॉल्व हो गई थी। ठीक है मेरे भाई।
अच्छा, अब देखो मैंने तो आपको समझाना भी था ना साथ-साथ, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। मेरा ख़्याल है मुझे 15 से 16 मिनट लगे होंगे ये सॉल्व करने में। लेकिन मैंने तो साथ समझाना भी है बच्चों। अच्छा, फिर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? भई जो ईपीएस का सवाल होता है ना, इसमें थोड़ी-सी कैलकुलेशन ज़रा ज़्यादा होती हैं। तो इसको कर लेते हैं अभी। मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो मैं फिर देखूँगा दूसरा सवाल मुझे कौन-सा पिक करना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं आईएएस देखा जाए अगर, हाँ जी, आईएएस 40 इस तरह के सवालों में, आईएएस 20 सही है सर। अगर और कोई सवाल आईएएस 36 से आया होगा, हाँ 23 में थोड़ा सा मसला होता है बच्चों को, लेकिन इतना मसला नहीं है। इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए होते हैं ना, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो भाई वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले सवाल पे ज़रा आए। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था। पहले कहता जी, मैंगो लिमिटेड ओन सेवरल प्रॉपर्टीज हैज़ अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। कहता वेयर पॉसिबल एमएल कैरीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल। इसका नोट बनाना है। कहता है प्रिपेयर नोट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फॉर इंक्लूजन इन एमएल्स मेरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहते जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23 इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कहता टोटल का कॉलम रिक्वायर नहीं है। कहता ऑल्सो मेंशन एट विच अमाउंट ट्रांसफर इज मेड फ्रॉम पीपी एंड आईएएस2 फॉर साहिवाल एंड लाहौर प्रॉपर्टी। इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा होगा ना पीपी और आईएस2 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। कहता जस्ट फिगर मेंशन कर दें। ठीक है, दूसरे में कहता रिक्वायरमेंट में कहता मैंगो लिमिटेड आल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू द किराएदारों को हु ऑक्यूपाई दीज बिल्डिंग। भाई तो इंसिलरी सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, उसको देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, ये बात कर रहे हैं। कहता है उसको बताएं इंसिलरी सर्विसेज जो आप दे रहे हैं उसको क्या ट्रीट करेंगे, पीपी में लेके जाएंगे या एस 40 में, वो एक है ना इसमें थ्योरी की बात, वो भी कर लेते हैं। अच्छा जी, कहता है जी 5 साल पहले एक बिल्डिंग ली है लिया में हैविंग जिसकी कॉस्ट है जी 250 मिलियन। कहता है जी आपने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ली है। ठीक है, यानी आई एस 40 में रखा ना आपने उसे। ओके, कहता है जी यूजफुल लाइफ है उसकी 20 साल। 5 साल पहले ली है भाई, ये याद रखिएगा 5 साल पहले। कहते जी ऑन 1 जुलाई 2023 यानी हमारा साल जो है मेरे भाई 31 दिसंबर 2023 स्टार्ट हुआ होगा, यानी स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 23 पे ना, कि मिड पे आके मिड की बात कर रहे हैं। कहता 4 बिल्डिंग्स आपने डिस्पोज कर दी अगेंस्ट 180 मिलियन। जी बिल्कुल सही हो गया जी। कहता फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज नॉट बीन क्लियरली डिटर्मिनेबल, however at year end the fair value might vary in between 360 to 400 मिलियन। एक बात याद रखिएगा भाई, आईएस 40 कहता है चाहे आप कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी पॉलिसी है, या फिर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, तो कहता है फेयर वैल्यू में तो आपने किताबों में रिकॉर्ड ही चीज को फेयर वैल्यू पे करना है। कहता है अगर आप कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं फिर भी आपने क्या करना है, आपने अब रिकॉर्ड कॉस्ट मॉडल पे करें, लेकिन डिस्क्लोजर्स में आके आपने फेयर वैल्यू चीज की बता देनी है, लेकिन वो पता नहीं है तो उसका नोट दे देंगे ना, क्लियरली डिटर्मिनेबल ही नहीं है ये। अच्छा ठीक है जी, अब देखें मेरे भाई ओपनिंग के अंदर अगर नोट बनाएं तो आप क्या लिखेंगे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वगैरह सब लिख देंगे। उसके बाद ओपनिंग, अब मेरे भाई 250 मिलियन ओपनिंग में लिख दें, आधा नंबर इससे आ जाएगा, नोट का जो फॉर्मेट है आधा नंबर उससे आ जाएगा। अच्छा अब आप देखें जी 5 साल पहले ली ना, तो इसकी वो भी आ सकती है ना हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। तो इस तरह करके आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे जो कि 62.5 मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आती है। अच्छा जी, साथ चलें देख भी लेते हैं। जी मेरे भाई जी भाई ये 62.5 मिलियन आ गई। अच्छा सर, फिर उसके बाद क्या हुआ? कहता है ड्यूरिंग द ईयर 4 बिल्डिंग्स आपने डिस्पोज भी कर दी ना ऑन 1 जुलाई 2023 पे। तो भाई याद रखिएगा कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जिस पे पूरा साल डेप्रिसिएशन आनी है, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं भाई जो डिस्पोज हो गई हैं, उन पर डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने की आनी है। तो फिर भैया वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी ना, ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस डिस्पोजल, तो वो कर दें भाई। जी, इसमें अब क्या करना पड़ेगा सर, ओपनिंग एसेट्स हैं आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, और उसमें से 250 में से ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड माइनस करें,
और बाकियों पे पूरा साल की बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें। अच्छा, सोल्यूशन अपने पास आपने ओपन कर लेना भाई। अच्छा, बाकी जो 4 बिल्डिंग्स हैं, अब भैया इसकी कॉस्ट कितनी होगी इन 4 की? एक बिल्डिंग जो है मेरे भाई, इसकी कॉस्ट है जी इतनी। टोटल 10 बिल्डिंग्स हैं, तो 4 बिल्डिंग की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी ना। इसे आप इसमें से माइनस कर दें, वो नोट वाले वो जो नोट जिधर बनाते हैं आप, ठीक है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, सही है। फिर उसके बाद मेरे भाई अब आप देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। अब आप अगर आप इधर आए, मैं आपको सोल्यूशन में लेके जाऊं मेरे भाई, तो एंड तो जी इधर आए। जी सर, देखिए ये ओपनिंग आपके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गई। अब आपने क्या किया, इधर से आ, ये क्या कर दिया सर, आपने ये डिस्पोज कर दी, ठीक है। 10 बिल्डिंग्स थी, आपने 4 डिस्पोज कर दी, उनकी कॉस्ट आ गई। इधर भी तो डिस्पोजल की कॉस्ट को आपने माइनस करना है ना। लेकिन इधर आए जरा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। कहता है ओपनिंग एसेट्स कितने हैं जी, लेस डिस्पोजल। कहता है इन पे डेप्रिसिएशन 7.5 मिलियन है। कहता है जो डिस्पोजल है इस पे 2.5 है, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अगर अब मैंने पता क्या चलाना है, देखें अब मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो डिस्पोजल की माइनस करनी है ना। सही है, वो आपको एंट्री पता है ना, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होती है सर। सही है, कॉस्ट जो है मेरे भाई वो क्रेडिट होती है, एसेट की कॉस्ट जो है, ठीक है, एसेट की कॉस्ट। जी सर, फिर उसके बाद अगर कोई कैश मिला तो वो डेबिट होगा, और प्रॉफिट और लॉस देखना किस साइड पे आ रहा है, उस साइड पे जाके आप वजन डाल देंगे, ठीक है। अब इसको भी तो माइनस करना है, तो 62.5 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4, जो तरीका कॉस्ट में इस्तेमाल किया था, ये ओपनिंग पे हमारे पास क्या आ गई जी, ओपनिंग की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई ड्यूरिंग द ईयर 2.5 मिलियन की आ गई ना। तो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 27.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड हमारे पास आ गई। इसको इस डिब्बे में से आपने क्या कर देना है मेरे भाई, लेस कर देना है, ठीक है सर। और टोटल डेप्रिसिएशन को इस डिब्बे में आके आपने ऐड कर देना है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, ये लैया वाली प्रॉपर्टी की बात होगी। नीचे आए सर, ये डिस्क्लोजर देना, द फेयर वैल्यू ऑफ लैया प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिटर्मिनेबल। चाहे आप कॉस्ट मॉडल में हैं, आपने फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर फिर भी देना होता है। अगर नहीं पता तो ये लाइन लिख दें, इट इज एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू में रेंज बिटवीन इतना, इसके 0.5 मार्क्स थे। अच्छा सर, उसके बाद मेरे भाई आप नेक्स्ट आए जरा, जरा जरा एंड जरा, जी इधर आए। कहता है जी फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो है सर हैज नॉट बीन क्लियरली, एक मिनट जरा, जी कहता फेयर वैल्यू बिल्डिंग हैज नॉट, नहीं ये तो हो गया ना। कहता एमएल हैज प्रॉपर्टी इन साहिवाल, जी ठीक है जी। कहता बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस, हैविंग कॉस्ट एंड accumulated डेप्रिसिएशन ऑफ 260 मिलियन एंड 70 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये वेयर हाउस के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो मेरे भाई आप बताएं जरा, खुद सोचें कि IS 16 के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा होगा ना, यानी अभी इधर पड़ी हुई है ये। कहता है उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 साल है। कहता है NL यूजेस कॉस्ट मॉडल अंडर IS 16 फॉर इट्स प्रॉपर्टीज। जी बिल्कुल सही है। कहता है जी ऑन 30 सितंबर 2023, यानी हमारे वाले साल में, प्रॉपर्टी वॉज विकेटेड, यानी खाली हो गया, मैनेजमेंट ने फैसला किया इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए अब इसे इस्तेमाल करना है। यानी अब मेरे भाई ये है जी IS 16 से ट्रांसफर IAS 40। तो ये भाई ये वैसे भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट, ये आपने लाजमी देख के जानी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है एट दिस डेट द फेयर वैल्यू वॉज 192 मिलियन। जी बिल्कुल ठीक है यार, ये क्यों दे रहा है, याद रखिएगा। जब आप मेरे भाई IS 16 में है ना, चाहे आप कॉस्ट मॉडल पे हैं, चाहे आप हैं जी रीवैल्यूएशन मॉडल पे, मेरे भाई जब आपने ट्रांसफर करना है IAS 40 में, आपने एसेट को पहले रीवैल्यूएशन उसकी परफॉर्म करनी है। चाहे आप इस मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इसमें। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखने वाली है। अच्छा जी, पहले रीवैल्यूएशन करें, फिर उसके बाद इसमें जाकर ट्रांसफर करें। उम्मीद है ये बात आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद कहता है जी 31 दिसंबर पे वैल्यू 192 मिलियन से बढ़ के 200 मिलियन की हो गई है। तो ये फिर 8 मिलियन का फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट होगी ना। अच्छा, अब अगर एक बहुत सिंपल सी बात है यार, देखो अब फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर वो 192 मिलियन है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो चीज़ ने इतने पे ही जाना है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अब आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले आप उधर आए जी, बुक वैल्यू तक आए, फिर रीवैल्यूएशन परफॉर्म करनी पड़ेगी ना आपको। तो इसके एंट्री असल में क्या बनेगी, आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ने तो 192 मिलियन से क्या होना है मेरे भाई, इसने तो होना है डेबिट।
अब सवाल ये क्रेडिट किसने होना है, तो पीपी ने क्रेडिट होना है 192 से ही। लेकिन अगर पीपी उधर 192 का ना हुआ तो रिवैल्यूएशन होगी ना भाई, फिर उधर तक आएगा। अब आप इसके आए जरा मेरे भाई सोल्यूशन पे आइएगा, एक मिनट जी। सर आप इधर आए और इधर आके देखें सर जी, 30 सितंबर 2023 तक एसेट जो है वो उसकी जो डेप्रिसिएशन है, सही है सर, वो कितनी हो गई है जी, यानी सॉरी सिर्फ इस साल में वो है 14.25, ठीक है। 30 सितंबर पे जो आपका पीपी है जी सर, वो है जी 16.25 मिलियन, सही है। ये रिवैल्यूएशन गेन आ गया ना, और ये पीपी डेबिट हो गया और गेन आपका क्या हो गया सर, क्रेडिट हो गया, ठीक है सर। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो 192 मिलियन की आपके पास पड़ी है। आप ये भी हमेशा याद रखिएगा, जब आपने रिवैल्यूएशन कर दिया तो ये वाला भी उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट होगा, ठीक है सर। उम्मीद है ये वाली बात जो है ना ये आप समझे हैं। अच्छा जी, अगर आप इधर आके देखें जरा, तो ये रहा जी सवाल आपका, ये रहा सर, ये रहा सवाल। ये इधर आए, ये है जी 260 माइनस 70, देखिए ये कितना बनता है, ये 190 बनता है। कितना बनता है, 190। आपका एसेट जो है उसकी ओपनिंग बुक वैल्यू 190 है। उसमें से मजीद क्या कहते हैं आप, 9 महीने की अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें मेरे भाई, जो कि मेरा ख्याल है अभी हमने देखी थी सर, वो बनती है 14.25, ठीक है। 14.25 बनी ये डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दी। अब इधर जो जवाब आएगा, जो कि मेरा ख्याल है सर ये आएगा 175.75। ये आपका बुक वैल्यू आ गई आपकी 30 सितंबर पे आई, ठीक है, ये 30 सितंबर पे है। आप दो लाइनें छोड़ते हैं और इधर आप लिखेंगे रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट लिखना है जी, ये है जी 192। अब ये आपके पास मेरे भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा बैलेंसिंग, जो कि 16 पॉइंट समथिंग आता है। इसकी एंट्री क्या करेंगे आप, ये इसको इधर भी लिख देंगे, आपको पता है ना वो फॉर्मेट पूरा, डेट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है सर। इधर आ गया जी आपके पास, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ये आपके पास कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। ये आपके पास आ गई सर जी डिस्क्रिप्शन, ये आपके पास वो कॉस्ट वाला कॉलम आ गया, या इसे आप कह लें वो आपके पास जो बिल्डिंग है वो आ गई, ठीक है सर। अब ये जो है ये सरप्लस है जी, ये सरप्लस आपके पास आ गया जी 16 पॉइंट समथिंग का, ठीक है सर। ये आ गया जी 16 पॉइंट जो भी बनता है, इधर आके लिख दीजिएगा। अब मेरे भाई अब आपका एसेट 192 मिलियन से चला गया, ठीक है। अब 192 मिलियन से आपने अपने पीपी को क्रेडिट कर देना है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 192 से डेबिट करना है, ठीक है। ये उम्मीद उम्मीद है बातें समझ आ गई होंगी। अब ये 192 से ईयर एंड पे आके 3 महीने के बाद फिर वैल्यू फिर इसकी अपडेट हो गई है, 8 मिलियन से बढ़ गया है। आपने क्या करना है जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर बनाएं, डेबिट और मेरे भाई क्रेडिट, ठीक है। अच्छा जी, इधर आपने जब लेजर बनाया होगा 192 से रिकॉर्ड किया होगा, ट्रांसफर इधर से हुई होगी जी पीपी से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। आगे क्लोजिंग लिखे 200 रुपया, तो भाई इधर 8 का वजन आएगा। ये है जी फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट, इसकी एंट्री होती है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ये है प्रॉफिट और लॉस में जाती सीधी सीधी क्रेडिट, ठीक है। उम्मीद है ये बात भी आप समझ गए हैं। अच्छा जी, आप आके इधर लिखते हैं नोट के अंदर यार, इधर 192 से ट्रांसफर इन है और ये 8 से क्या है सर, ये ट्रांसफर आप सॉरी फेयर वैल्यू की अपडेशन है, और ये वैसे ही फेयर वैल्यू मॉडल है। तो सर इधर तो बहुत सिंपल सी बात है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मेजरमेंट बेसिस आपने जिस एसेट को छेड़ना ना उसकी साथ साथ पूरी करते जाना है। सर इधर कॉस्ट मॉडल था, फेयर वैल्यू मॉडल है, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड है, इधर निल है, इधर तो कुछ भी नहीं होता ना, इसकी 20 साल है, ये कुछ नहीं है। अच्छा जी, उम्मीद है ये बात भी समझ गए हैं। और इस नोड के अंदर ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू पे है तो आपने लिखना होता है द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज परफॉर्म्ड बाय वैल्यूअर, ठीक है। आगे जो भी नाम है इसमें खैर सवाल में गिवन नहीं है। अच्छा जी, तीसरी पे आ जाए मेरे भाई, कहता है कमर्शियल शॉप है जी लाहौर में, कहता है इज फॉर रीसेल पर्पसेस इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रॉपर्टी, इसका मतलब है ना ये IS2 में है, ठीक है। कहता है जी हैविंग कॉस्ट उसकी मेरे भाई 145 मिलियन और फेयर वैल्यू 155 मिलियन ऑन 1 जैन 2023। कहता है जी ऑन 30 जून 2023 इट वाज गिवन ऑन रेंट। अब मेरे मासूम दोस्तों IAS 40 में ये ट्रांसफर हो रहा है किधर से, IAS 2 से, ठीक है सर। अच्छा जी, अब मेरे भाई कहता है जी ये कब हो रहा है, कहता है जी 30 जून पे, कहता है एट दिस डेट
द फेयर वैल्यू वॉज 157 मिलियन जिस दिन ट्रांसफर है। तो भाई हमें तो ट्रांसफर वाली चाहिए ना। अब एक बात तो बहुत खुल के सामने है हमारे आगे ये कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो जो उसकी फेयर वैल्यू है उसने हमेशा मेरे मासूम दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उस अमाउंट से ही डेबिट होना है। अब देखें इन्वेंट्री ने कम होना है लेकिन द क्वेश्चन इज कि किस अमाउंट से कम होना है। सर इन्वेंट्री शुड बी स्टेटेड, ठीक है, एट लोअर ऑफ एनआरवी या फिर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब फेयर वैल्यू तो एनआरवी तो छोड़े ना बस। अब आपके पास इसकी कॉस्ट कितनी है, वो है जी 145 मिलियन। और क्या उसका नाम है 145 मिलियन आप लिख देंगे जी इधर आके, ठीक है। एनआरवी की तो बातें ही नहीं है ना इस सवाल में। तो बाकी मेरे भाई ये आ जाएगा जी प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग 12 रुपए से, ठीक है। इधर अब नहीं आप ये कह सकते आप इसे रिवैल्यूएशन करें या फलां करें। IS2 तो इजाजत ही नहीं देता ना, IS2 का तो क्राइटेरिया ही कुछ और है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ इन किसका, कहता है जी यहाँ कॉस्ट एंड एनआरवी दोनों में से जो लोअर होगा तो ये प्रॉफिट और लॉस में 12 चला जाएगा। खैर बहरहाल हमें तो सिर्फ ये दिखाना था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 157 मिलियन से, ठीक है सर। ये आप इधर आए जी और नोट में जाके इसको दिखा दें, ठीक है, इधर ट्रांसफर इनके नाम से। लेकिन नीचे आए कहता हूँ 31 दिसंबर 2023 द वैल्यू प्रॉपर्टी इंक्रीज टू 160 मिलियन। तो ये 3 रुपए से फेयर वैल्यू बढ़ रही है ना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्रेडिट, ठीक है सर। अगर ये शक का सवाल होता तो भाई याद रखिएगा बैलेंस शीट के अंदर ये अमाउंट जानी थी क्लोजिंग पे, और ये 3 प्रॉफिट और लॉस में चला जाना था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के नाम से। चलें ये बात भी समझ आई, फेयर वैल्यू मॉडल है ये और ये वाला नोट आपने दे देना होता है। और इधर सवाल में आए एक चीज उसने और बताई, कहता रेंटल अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टोटल ₹10 मिलियन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है रेंटल्स को अर्न करने के लिए 2 मिलियन है, इसका आपने एक डिस्क्लोजर देना होता है, ठीक है, नोट देना होता है। तो इधर लिख लें आप कहेंगे जी कि लीज रेंटल अर्न फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो है जी मेरे भाई कितने 10 मिलियन, सॉरी तो थोड़ा गलती है 10 मिलियन है। कहता है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो है जी 2 मिलियन के। तो ठीक है ये बात बिल्कुल सही होगी, इसके 0.5 मार्क्स थे। उसने एक और भी सवाल पूछा, उसने कहा थी जो आपने IS16 और IS2 से जो ट्रांसफर किया जो आउट है उधर से तो ट्रांसफर आउट है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है। तो भाई आपने कहना था IS16 से तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हुई 192 से, और PP को रिवैल्यूएशन हमने कर दी ना तो वो भी आउट उसका 192 से ही था IS16 से। कहता है जी IS2 से जब आपने ट्रांसफर किया तो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 157 मिलियन से डेबिट की और इन्वेंट्री ने तो 145 से क्रेडिट होना था ना, बाकी प्रॉफिट और लॉस में चला जाना। ये 0.5 मार्क्स है, इसमें ये छोटी सी बात एक पूछी। चलें बहरहाल कुछ बच्चे इस पे परेशान हो गए होंगे कि पता नहीं इसका क्या करना है जी। तो बच्चों परेशान नहीं होते, बस जो समझ आती है उस टाइम कर देते हैं। अच्छा छोटे थोड़े थोड़े से मार्क्स होते हैं इन चीज़ों के। अच्छा जी इधर आइएगा, ये बात कहता है सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा भाई अगर तो सिक्योरिटी सर्विसेज इन सॉरी इंसिलरी सर्विसेज जो होती हैं अगर तो वो भाई सिग्निफिकेंट हो, ठीक है जी, तो याद रखिएगा फिर आप उसे IS16 के मुताबिक ट्रीट करते हैं। और अगर वो इनसिग्निफिकेंट है तो फिर आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही रखते हैं उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगर आपने रेंटल पे कोई चीज़ दी हुई है और क्या उसका नाम है साथ आप जो है वो होटल की सर्विसेज भी दे रहे हैं, खाना पीना भी दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, रेस्टोरेंट की सॉरी सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो भाई और वो सिग्निफिकेंट है। इधर तो खैर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो भाई वो फिर सिग्निफिकेंट है, अगर वो सिग्निफिकेंट है तो फिर वो चली जाएंगी भाई मेरे IAS16 में वो जो प्रॉपर्टी है वो उधर डील होगी उसके मुताबिक, ना कि IS40 में। अगर इनसिग्निफिकेंट ना सर्विसेज तो भाई फिर वो प्रॉपर्टी का जो आपने प्रॉपर्टी को IS40 में ही रखना है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज नॉर्मली जो होती है ना भाई आपने पहले दोनों बातें कर देनी है। अगर सिग्निफिकेंट है तो 16 में जाएगा IS16 में, अगर इनसिग्निफिकेंट है तो IS40 में जाएगा। फिर आगे आपने कह देना कि यार ये नॉर्मली सिक्योरिटी सर्विसेज जो होती हैं ये अपेयर्स टू बी इनसिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट ही होती हैं, लिहाजा ये IS40 में ही मतलब इसका ट्रीटमेंट हो रहा होगा। तो ये आपने 2 नंबर की छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी थी। अच्छा सर आगे आए और देखें जी कौन सा सवाल आपको आसान लग रहा है। तो ये उसने कुछ ना कैश फ्लो के बारे में छोटी छोटी सी बातें की हुई हैं, 5 नंबर का सवाल था। तो आपने इसमें जस्टिफिकेशन बस थोड़ी सी दे देनी थी जो जो दो दो लाइनों में एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन में बस जो आपको समझ आता। कहता है जी ब्रीफली आंसर ईच ऑफ द क्वेरीज रेज्ड बाय मासूम भाई, मासूम है ना भाई तो उसको पता नहीं चल रहा होगा मसलों का।
कहता यू आर द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ अमरूद एंटरप्राइजेस। कहता ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रिपेयर बाय योर टीम अंडर इनडायरेक्ट मेथड। हाँ भाई इनडायरेक्ट मेथड है ना, याद करें, जिसमें पहले जी पीबीटी आता है, फिर नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट्स करते हैं। कहता यू नोटिस a few queries raised by one of the junior accountant। junior accountant जिधर भी आता है मसला करता है यार। मासूम उसका नाम है जी। address the queries raised by मासूम and briefly और उसको brief explanations भी दें, उसको समझाएं भी। अच्छा जी, कहता है why depreciation is added back to the profit। भाई इसलिए कहते हैं ध्यान से काउंटिंग पढ़ लें, जब आप फॉर्म में जाएंगे तब आप भी इस तरह के सवाल अजीब अजीब से पूछेंगे, और आपका सीनियर कहेगा यार यहाँ तो आप पागल हो या फिर आप ही पागल हो। तो इसलिए अभी ध्यान से बातों को सुन लें, फिर उधर जाके बातें नहीं सुननी पड़ती, लोगों की बातें बड़ी तलख होती हैं यार, सुनी नहीं जाती फिर। चलें बहरहाल, कहता व्हाई डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू द प्रॉफिट इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अच्छा एक बार मैं आपको और बता दूं, आपका जो सीनियर होता है ना, आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, तो ये तो खैर बेचारा जूनियर अकाउंटेंट है, तो आप जितना भी अच्छा काम कर लें, दिन रात काम करें, 18-18 20-20 घंटे भी काम कर लेना, आप अपनी जान भी दे दें, सही है, तो वो फिर भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। ये नेचुरल है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो उसने फिर भी, उसने जितना आपने सही काम किया ना, उस पे गुफ्तगू नहीं करनी। आपने 100 में से 98 मार्क्स ले लिए, उसने वो जो 2 नंबर नहीं लिए ना, जो थोड़ा सा आपसे गलती हुई है, उसने उस पर ही बात करनी है। ये नेचुरल है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो आपने ऐसे ना सीनियर नहीं बनना, आपने अच्छे सीनियर बनना है, अच्छा इंप्रेशन लोगों को देना है। कहता भाई डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक इन प्रॉफिट टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो भाई डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है ना, तो नॉन कैश आइटम्स की हम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जो है वो उनको ऐड बैक करते हैं, सही है। तो ये बताएं उसे कि यार इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल है, नॉन कैश आइटम है डेप्रिसिएशन, दैट्स व्हाई हम उसे ऐड बैक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। ये एक लाइन में बात बता देनी थी, डेढ़ लाइन में। कहता था सेल ऑफ इक्विपमेंट वाज इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो भाई उधर ही आना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती है। प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज की वो उधर आउटफ्लो में आएगा, अगर आपने सेल कर दी तो उसका जो कैश कैश रिसीव हुआ वो सेल प्रोसीड जो है वो इनफ्लो के तौर पे आएगा। कहता बट ही इज अनश्योर व्हाई द कॉस्ट ऑफ एसेट अमाउंट वाज नॉट कंसीडर एज अ कैश विल इनफ्लो। उसे कहो मेरे मासूम दोस्त, वो पहले ही मासूम है, ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट है ना, ये इनफ्लो या आउटफ्लो के तौर पे नहीं आती भाई। जितना आपने कैश पे किया, सही है, एसेट को खरीदने में, वो आउटफ्लो के तौर पे आएगा। जितना कैश एसेट को बेचने में आपने रिसीव किया वो इनफ्लो के तौर में आएगा। तो इसे अंग्रेजी में एक डेढ़ लाइन में बता देंगे। अच्छा जी, कहता तीसरा, एईएल परचेज इन्वेंटरीज थ्रू आउट द ईयर बट टोटल परचेजेज ऑफ इन्वेंटरी वर नॉट शोन इन द स्टेटमेंट। कहता हाउएवर ओनली डिक्रीज इन इन्वेंटरी वाज एडेड। तो भाई उसे बताओ ना, उसे कहो कि भाई ऑपरेटिंग, जब आप क्या वर्किंग कैपिटल की उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, तो उसके अंदर टोटल परचेजेस नहीं आती। हम क्या करते हैं, हम टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज जो होती हैं, सही है, वर्किंग कैपिटल वाली, उनका डिफरेंशियल लेते हैं, चेंज लेते हैं, सही है। तो उसे बताएं कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम वर्किंग कैपिटल की जब कैलकुलेशन, चेंजेस की जब कैलकुलेशन करते हैं, तो इन्वेंट्री जो है उसे हम क्या नाम है उसका, उसको उसकी चेंजिंग दिखा रहे होंगे। ऑटोमेटिकली क्या उसका नाम है, ये जो परचेजेस है और कॉस्ट ऑफ सेल है, ये ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट आ जाता है। ये एक दफ़ा हमने लॉजिकली बात की थी खैर क्लास के अंदर, इसका इम्पैक्ट किस तरह आता है, ठीक है जी। तो उसे बताएं, उसे कहें जब आप इसकी चेन ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या उसका नाम है, इसका इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसे बताएं कि ये टोटल परचेजेस नहीं आती, ये चेंज ही आता है। अ, पांच चौथे पे कहता है इशुएंस ऑफ बॉन्ड एज शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, इशुएंस ऑफ बॉन्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सही है। शेयर से रिलेटेड बातें, बॉन्ड से रिलेटेड बातें इशू कर दिए तो पैसे आए, इनफ्लो के तौर पे आएगा। और अगर आपने क्या उसका नाम है रीपेमेंट कर दी लोन की, सही है, या तो वो नेगेटिव अमाउंट से आएगा यार। अच्छा कहता बट ही थॉट इट माइट बी आल्सो इम्पैक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसे को नहीं हो भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहाँ से आ गया, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड जो कैश है उनकी बातें की जाती है ना। तो ये गलत कह रहे हैं यार, उसे कहें आप सही नहीं हो। कहता मतलब आप सही बात नहीं कर रहे। पांचवा कहता ही ऑब्जर्व्ड दैट द परचेज ऑफ लैंड वाज नॉट रिफ्लेक्टेड। परचेज ऑफ लैंड जब आपने ली होगी तो आउटफ्लो आएगा ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव से।
इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन एज ही वंडर्स इफ इट वाज एन ओवरसाइट। कहता है ये आपने इसको मतलब हो सकता है ओवरसाइट का मतलब आपने इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया ना। अच्छा जी, ओवरसाइट आपकी आंखों से ओझल हो जाना किसी चीज का। अच्छा जी, तो मेरे भाई आप कहें बिल्कुल इस ये पहली बात इसने अच्छी की है सुबह से लेके अब तक। तो ये इसका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। तो ये बात उसकी ठीक है, बाकी तो आप उसे एक एक डेटेड लाइन में उसे बता दें, इसमें भी बताएं उसे कि बिल्कुल आप पहले ट्रीटमेंट बताएं उसे कि ये इनफ्लो आउटफ्लो के तौर पे आना चाहिए। सही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और अगर नहीं आया तो आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा, हिज जो है कंसर्न, उस बाई के जो कंसर्न है बिल्कुल वैलिड है। तो ये 5 नंबर की आपने मुख्तसर सी वो कर देनी थी बातें। अच्छा सर, अब आप इधर आए और इस सवाल को अगर देख लें आप क्वेश्चन नंबर 2 को। वैसे तो रेशोज का सवाल भी देखा जा सकता है, ये भी इतना मुश्किल सवाल नहीं था। एक पास पेपर्स में एक सवाल आया हुआ है यार वो, लेकिन वो पास पेपर के सवाल में कुछ और बातें हैं, वो ना अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं। इधर कुछ और तरह सवाल जो है वो बनाया गया है। चलो इसको पहले करना है, इसको कर लें। मैं अगर आपकी जगह होता ना मैं इसको कर लेता, क्योंकि ये इस पे इतना टाइम नहीं लगना। अच्छा, जब ये एक दफ़ा क्लास में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया ना, तो बच्चा कहता है सर इसको पता क्या करेंगे, इन सारों में इंक्रीज लिख देंगे तो तकरीबन आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो यार ये इस तरह नहीं करते ना, अल्लाह के बंदे लॉजिकली बात करते हैं। अच्छा, एक बच्चा कहता नहीं सर डिक्रीज लिख दें, तो अकड़ बकड़ नहीं करना होता ना पेपर में। अच्छा आए जी इधर, मैं इस सवाल को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। कहता है यू आर वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर ऑफ टीला लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज या नो इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव चेंजेस ऑन द रेशियोज। कहता है जी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा ठीक है जी, इसको इस तरह कर लें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मेरा ख्याल है। वैसे सवाल तो आप समझ ही गए होंगे ना। इसको कह रहे हैं जी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लें, बस खत्म बात। कहता है जी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी बिल्कुल सही बात है जी, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग पे जा रहे हैं तो ये चेंज इन एस्टीमेट है। कहता है जी हाउ एवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड रिमेन सेम। तो याद रखिएगा भाई स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर फॉर्मूला होता है कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज। इधर होता है जी बीवी मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज में। तो भाई कॉस्ट किसी भी चीज़ की शुरू में तो पहला साल अगर पहली दफ़ा डेप्रिशिएट करने लगे हैं तो ये दोनों सेम होंगी। सही है, और जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा तो मतलब बीवी मतलब बुक वैल्यू ये सारी सी बात है, एसेट अब इस्तेमाल हो रहा है ना तो बुक वैल्यू अब कम होगी अब। ठीक है, अब मेरे भाई अब याद रखिएगा, जब आप कॉस्ट पे रेट लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी, बुक वैल्यू पे लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन कम आएगी। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट देखना है आपने, जब तो उस वजह से होगा क्या, जब आपका एक्सपेंस कम होगा तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है सर, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही होगी सर। अब आप इधर आए, कहता जी पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा, इसको करूंगा सबको, फिर इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, एक एक पे आएंगे। अच्छा जी, कहता जी अब आपने क्या देखना है जी, कहता नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो का फॉर्मूला होता है जी, प्रॉफिट आपका आ गया पैट डिवाइडेड बाय, नेट प्रॉफिट पैट को कहते हैं, डिवाइडेड बाय मेरे भाई नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई देखें सेल्स पे तो इम्पैक्ट नहीं है, नीचे वाले पे कोई इम्पैक्ट नहीं, ऊपर वाला बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज हो जाएगी ना, इंक्रीज हो जाएगी, क्या होगी भाई, इंक्रीज। अच्छा जी, कहता है रिटर्न ऑन एसेट्स। अब भाई देखें ये रिटर्न तो बड़ा ना, पीबीआईटी इसका फॉर्मूला होता है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय मेरे भाई एसेट्स, ये टोटल एसेट्स हैं। अब यार एक बात सुने, जब आप डेप्रिसिएशन आपकी कम होगी ना तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले आपका एसेट फॉर एग्जांपल 10 रुपए के, आपने डेप्रिसिएशन 2 रुपए की माइनस की तो 8 रुपए आ गई ना बुक वैल्यू। तो अगर आप डेप्रिसिएशन 1 रुपए की माइनस कर रहे हैं यानी कम कर रहे हैं तो आपकी बुक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो याद रखें ऊपर वाला भी बढ़ रहा है नीचे वाला भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन भाई कमजोर कौन है, ये रिटर्न ना, ये टोटल एसेट ज्यादा होंगे, रिटर्न कमजोर है, तो इम्पैक्ट हमेशा ऊपर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आता है। ठीक है, ये बात उम्मीद है समझ आई होगी। जिस बच्चे को ये कंफ्यूजन है तो रिवीजन क्लासेस के अंदर ये सवाल इस तरह का करवाया हुआ है और रेशोज के 4-5 सवाल करवाए हैं। सही है, तो ये एक दफ़ा वो लेक्चर्स ले लीजिएगा। कहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भाई बहुत सिंपल बात है, रिटर्न जी बिल्कुल ये रिटर्न तो बढ़ रहा है ना,
यानी पीपीआईटी तो बढ़ेगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं मेरे भाई इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन को। तो यार इक्विटी भी बढ़ेगी अल्टीमेटली। क्यों बढ़ेगी? जब आपका पैट है ये बढ़ रहा है तो उसने जाना किसमें? इक्विटी के अंदर जाना, रिटेन अर्निंग्स में, दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन यार देखो ये कमजोर है ना ऊपर वाला। ऊपर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर ऊपर वाला मेरे भाई बढ़ रहा है, सही है, और नीचे वाला भी बढ़ रहा है, तो देखना कमजोर कौन सा है। तो ऊपर वाला कमजोर है, तो ज्यादा इंपैक्ट ऊपर वाले के हिसाब से आएगा। ऊपर वाला जब बढ़ता है तो इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज। अच्छा जी, ये भी बढ़ गया। अच्छा सर अब आप इधर आए, कहता है डेट इक्विटी रेशो। अब भाई डेट इक्विटी रेशो होती है, ये होता है जी कि आपकी कंपनी ने असल में कितने परसेंट जो है वो डेट से चल रही है। तो लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। तो मेरे भाई अब आप जरा गौर से तवज्जो फरमाइएगा, अब आपकी इक्विटी बढ़ रही है। क्या हो रही है सर? इक्विटी बढ़ रही है। सर अगर ऊपर वाला बढ़ेगा तो मेरे भाई आपकी जो रेशो है वो बढ़ जाएगी। अगर नीचे वाला बढ़ेगा मेरे भाई तो आपकी जो रेशो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे मेरा ख्याल है ये डिक्रीज होगा। क्या होगा? ये डेट इक्विटी रेशो आपकी ना डिक्रीज हो रही है। अच्छा इसको मैं देख लूं इधर से एक दफा, जरा वेरीफाई भी कर लें साथ साथ मेरे भाई। जी ठीक है जी, डिक्रीज ही है। सही है जी। कैसे डिक्रीज? अच्छा इधर बच्चों का मसला आता है। अच्छा मैं ना चलो आपके मसले को दूर करने के लिए ये करता हूँ, इधर आए जरा आप। सर इधर आए। पहले थी डेट इक्विटी रेशो, एक मिनट दीजिएगा बच्चों। सर लोन था फॉर एग्जांपल 40 का, डिवाइड किया 40 का लोन प्लस इक्विटी है 60 रुपए की, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें मेरे भाई 100 से, आपके पास 40% आ गई रेशो। कितनी आई? 40%। वो मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया ना, सॉरी। आपके पास आ गई 40%, बस ये ठीक है। अच्छा अब आप देखेंगे सेम फार्मूला को इस्तेमाल करें तो आप अपनी इक्विटी को क्या करें? बढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि आपका जो डेप्रिसिएशन कम है ना तो प्रॉफिट ज्यादा, तो इक्विटी अल्टीमेटली ज्यादा होगी। इसे 62 कर दें तो देखें ये डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है भाई? ये डिक्रीज हो रही है ये रेशो। तो गेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी सर जी? डिक्रीज होगी। तो उम्मीद है ये बात समझ गए आप। अच्छा जी। अच्छा मेरे भाई आप दूसरे पे आए, कहता वायर रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट सम इयर्स अगो, कुछ साल पहले, कहता है टू सेट अप अ प्लांट इन एन अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया, ठीक है जी। कहता था ग्रांट इज रीपेएबल इन फुल इफ द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट आर नॉट मेट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कहता जी 5 सालों की शर्तें पूरी करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, का मतलब आगाज होता है, ऑफ द मेरे भाई प्रोडक्शन। कहता हाउ एवर ड्यूरिंग द ईयर द कंडीशन इज वायलेटेड। कहता जी कहता है ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा जी? कंडीशन क्या हो गई है जी? वायलेट हो गई है। क्या हो गई है? कहता है एमएमएल डिडक्टेड गवर्नमेंट ग्रांट इन अराइविंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। देखिए आप दो ट्रीटमेंट होते हैं ना, या तो ग्रांट को आप डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लें, ग्रांट डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। तो यहाँ फिर इसे क्या करें, इसकी कॉस्ट को जितनी की ग्रांट है उस एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दें जी। ये बात समझ आ गई। अब मेरे भाई अब बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है। अब जब आपने ये वाला ट्रीटमेंट किया होगा ना तो रीपेमेंट जब होगी तो आप एंट्री क्या करेंगे? आप कहेंगे कैश क्रेडिट हो गया जी, और क्या हुआ? नॉन करंट एसेट आपका जो है ये डेबिट हो गया, बुक वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। ये ट्रीटमेंट समझे हुए हैं आपने। तो नॉन करंट एसेट यानी प्लांट जो भी है वो डेबिट हो गया। अब जो रिमेनिंग जो डिफरेंस आएगा वो एक्सेस डेप्रिसिएशन के तौर पे आ रहा होगा, क्योंकि आपने पहले एसेट की कॉस्ट को कम रिकॉर्ड किया, कम आपने क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है। तो ये जो है ना, ये डेप्रिसिएशन जो आपने कम रिकॉर्ड की ये फिर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगी, बल्कि ये निकालते ही आप ही हैं इसे, ये कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास बैलेंसिंग आता है, ठीक है। अच्छा जी, ये डेबिट होगा। अच्छा बच्चों अब बात बहुत तवज्जो से सुननी है। अब देखना आपका प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर डेबिट साइड पे आती है तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है ना। तो जब आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, यानी जब आपने रिटर्न्स वाली रेशियोज की बात करनी है, सही है, तो ऊपर वाला अगर कम होगा तो आपकी रेशियोज कम हो जाएंगी सारी, ठीक है। अच्छा अब आप इधर आए, कहता है जी नेट प्रॉफिट टू सेल रेशो। तो सर जी बहुत सिंपल सी बात है, जब प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड पे आएगा तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो ये डिक्रीज होगा। क्या होगा सर? डिक्रीज, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स,
आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है। सर एक एसेट आपका क्या है, ऊपर वाला तो कम हो रहा है, इसका तो कोई मसला नहीं। सर एक एसेट आपका कम हो रहा है, एक एसेट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, लेकिन देखें ये तो नेट हो जाएगा ना आपस में, ये क्या होगा, ये तो नेट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखना कमजोर कौन है। कमजोर तो सिंपल सी बात है ऊपर वाला ही है ना, अगर कुछ नहीं सवाल में बताया हुआ। तो हमेशा असम्पशन लेनी है, जारी सी बात है यही कमजोर होगा। जो प्रॉफिट है इसमें इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, तो ये भी मेरे भाई डिक्रीज ही होगा। क्या होगा, ये भी डिक्रीज ही होगा। ठीक है, यहाँ तो हमें बताता इतने का कैश है, इतने का नॉन करंट एसेट बढ़ा। तो बहुत से वैसे भी आपको पता है ये तो बैलेंसिंग फिगर होगी ना, इन दोनों का डिफरेंशियल होगा, तो यही कमजोर है। सही है। तो ये क्या उसका नाम है, इधर डिक्रीज आ जाएगा। कहता है जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर जी कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर वही बात जो इधर मैंने की थी। रिटर्न ऊपर वाला कम हो रहा है, ऊपर वाला कम होगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है जी, लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी। कंपनी को कैसे मैनेज किया जाता है, तो इक्विटी भी आपकी कम होगी जब ये कम होगा। तो देखो ऊपर वाला भी कम, नीचे वाला भी कम। सही है, लेकिन ज्यादा कमी ऊपर वाले, सिंपल सी बात है ऊपर वाला कमजोर है ना। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे भी देता होता हूँ आपको, कि कमज़ोर बंदे को थोड़ी सी अमाउंट दे दी जाए ना, वो बेचारा बड़ा खुश होता है, थोड़ी तसल्ली दे दी जाए। और अच्छा खासा खाता पीता बंदा है, उससे थोड़ी सी बात पे असर नहीं होगा ना। और थोड़े और एक कमज़ोर आदमी बेचारा, उससे थोड़ी सी बात मतलब अमाउंट छीन ली जाए, ले ली जाए, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा उसे। एक खाते पीते इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ऊपर वाले के, तो ये डिक्रीज ही होगा ना। अच्छा जी, डेट टू इक्विटी रेशो। तो भाई याद रखिएगा यही वो बात जो इधर मैंने की थी, सेम बात इधर आ जाएगी, ये डिक्रीज ही होगी। नहीं सॉरी, एक मिनट, ये तो रिवर्स हो जाएगा बल्कि। कहता है डेट टू इक्विटी रेशो, भाई आपकी अब रेशो क्या है, इक्विटी क्या है, इक्विटी आपकी कम हो रही है, क्योंकि आपका जो है प्रॉफिट और लॉस डेबिट है। जब आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा तो आपकी इक्विटी भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वो भी कम होगी। तो इसको इस तरह देखें, ये जो मैंने इधर समझाने की कोशिश की थी, पहले आपकी रेशो क्या थी, 40%। हमने कहा था मेरे भाई ये 40 रुपए का हमारे पास क्या है, ये वाला मेरे भाई ये था आपके पास ऊपर डेट, डिवाइड आपने कर दिया था इससे डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी 60 थी, तो रेशो आई थी मेरे भाई 40 की। अगर मैं इक्विटी को कम करता हूं, मैं 58 कर देता हूं, तो भाई ये देखिएगा ये रिवर्स होगा। ये आपकी रेशो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 40.81 होगी। ये डेट इक्विटी रेशो बढ़ गई है आपकी। सही है, इधर आएगा मेरे भाई इंक्रीज। ओके बच्चों, ये मॉक बड़ी मेहनत से बनाया था, ये दिन रात एक किया मैंने इस मॉक को बनाने में। ठीक है, तो काफ़ी मतलब मेहनत की है हमने इस मॉक को बनाने में, तो आपने बड़ी ईमानदारी से इसको सॉल्व करना है इस मॉक को। अच्छा जी, जो बच्चा इसमें 42 43 44 तक चला गया, अभी तो दिन भी पड़े हैं, तो इंशाल्लाह आप आसानी से क्या कर लेंगे, इस पेपर को पास कर लेंगे। अपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, जो समझ आता जाता है बस करते जाएं। कहता जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे चले जाएं। कहता है वाइल्ड हैव डिसाइडेड टू डिक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल बाय 10%। कहता है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो भाई डिक्रीज इन प्रोविजन का मतलब होता है शक में कमी। ठीक है, शक में कमी होता है। अब क्या उसका नाम है, इसकी एंट्री क्या होती है, आप कहते हैं जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, और मेरे भाई बैड बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्या हो जाएगा सर जी, क्रेडिट। ठीक है जी, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सर जी आपका एक्सपेंस कम हो रहा है, यानी आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वही वाली बातें हो जाएंगी ना, ये वाले ये हो जाएगा मेरा ख्याल है सारा का सारा। तो सर आपका ये भी इंक्रीज हो जाएगा। सही है सर, और आपका ये भी इंक्रीज हो जाएगा। आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह ये जो इधर बातें समझाई। डेट टू इक्विटी रेशो में आ जाए, यार डेट टू इक्विटी रेशो भी वही होगी ना आपका। इधर भी तो डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था, इधर भी क्या उसका नाम है, कम होने की वजह से आपका एक्सपेंस आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आपकी इक्विटी भी बढ़ेगी। तो ये भी देखो ये बिल्कुल इसी तरह ये डिक्रीज ही है, ये सेम सारा इधर का आ जाएगा इधर। ओके भाई, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। चलें, अच्छा एक इस तरह का ये भी आया था, ये रिसेंट अटेम्प्ट में ना ऑटम 2023 में, उसने कहा था कि हमने अलाउंस एक है जी अलाउंस। कहता है जी पहले हमें था जी 19 का, अब हमने डबल कर देना, इस तरह करके कुछ था। तो भाई ये जब भी अलाउंस शक बढ़ता है ना, इसका मतलब होता है इंक्रीज होना प्रोविजन का। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब बी पे आए, कहता है डिस्क्राइब द टर्म विंडो ड्रेसिंग। अच्छा जी ठीक है यार, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती है जिसको इस्तेमाल करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना मैनिपुलेट कर देते हैं। अच्छा मैनिपुलेट होती कैसे हैं,
आप गलत अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर लेते हैं। सही है, जहां दिल करता है फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे चले गए, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे चले गए। सही है। अब क्या उसका नाम है, इसी तरह एस्टीमेट का गलत इस्तेमाल किया आपने। अब एस्टीमेट का गलत इस्तेमाल कैसे होता है कि आपको पता है जी, क्या उसका नाम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी। अब आप यहाँ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में रहेंगे तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी। रिड्यूसिंग में आएंगे तो जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। आपने क्या किया, आपने कहा जी अब मैं स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग में आता हूँ ताकि जो है एक्सपेंस कम हो, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हुए ना, क्या उसका नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। हाँ, एक और एग्जांपल ले लें। आपने क्या उसका नाम है, किसी चीज को आपने क्या करना था, एक्सपेंस का पार्ट बनाना था, आपने नहीं बनाया, रिपेयर एक्सपेंस था, आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया। तो इससे क्या होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। सही है, इस तरह की चीजें होती हैं ना, या अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ये तीन चार आपने एग्जांपल जिस तरह लिखने नहीं चाहिए, सोल्यूशन में मौजूद है, ये प्लीज देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये सवाल भी हो गया आपका। ये भी हो गया पांचवा, ये पांचवा था जी, ये भी हो गया, फोर्थ भी हो गया मेरा ख्याल है जी। अब आप इधर आए, अब आप आए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आए जी। क्वेश्चन 2 पे आए जी। इसमें क्या कहता है, कहता है जी प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, ये 5 नंबर का सवाल है। कहता है जी फ्रॉम एएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 22 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी ठीक है जी, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। अच्छा मैं आपको ना एक बात बताऊं, एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल इतना मुश्किल नहीं होता यार, यकीन करें। इसमें तो नंबर मुफ्त के होते हैं, आपको पता होता है या डेप्रिसिएशन आनी है, एक्सपेंसेस कुछ आ जाने हैं सीधे सीधे। नोट में आपको थोड़ा ज्यादा काम ज्यादा करना पड़ता है। बहरहाल आप अभी मेरी बात को मजाक समझेंगे। अच्छा जी, कहता जी ऑन 1 मार्च 2022 अखीर लिमिटेड, अखीर मचा दी भाई इसने। कहता जी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की इसने ऑफिस बिल्डिंग की। ठीक है जी, 1 मार्च को, डेट्स जरा देखते जाइएगा। कहता था बिल्डिंग वॉज अवेलेबल फॉर इस्तेमाल 31 दिसंबर। यार ये क्यों दिया है, यार देखिए ना, डेप्रिसिएशन भी तो आनी है ना टैक्स में फिर 2 महीने की, ये याद रखिएगा। अवेलेबल फॉर यूज एंड व्हाट इमीडिएटली पुट इट टू द इस्तेमाल। यार इससे हमारा मसला नहीं होता, हमने तो अवेलेबल फॉर इस्तेमाल से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है। ये कई सवाल हमने किए थे। जब आप इस्तेमाल में अगले महीने 2-3 महीनों के बाद लेके आते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन बाद में जो है वो आप उसमें जो कमर्शियल प्रोडक्शन है बाद में करते हैं। लेकिन भाई हमारा तो कंसर्न ही नहीं है ना, तो इररिलेवेंट बात है। कहता डिटेल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड आर एस अंडर। भाई मैं थोड़ा सा जानबूझ के तेज बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी खैर इतना टाइम नहीं है कि आप जो है वो आपके बाकी पेपर भी हैं। तो नॉर्मल क्लासेस में ऐसे नहीं बोला जाता, ये तो सिर्फ डिस्कशन है ना, इसलिए वरना तो बहुत आराम आराम से बातें की जाती हैं। तो ये तो आपके लिए ज़रा तेज बोल रहा हूँ, आपका टाइम सेव हो। ये साथ मैंने टाइमर भी ऑन किया हुआ है इधर। कहता है जी 1 फैब को पहली पेमेंट हुई जी, ठीक है। कहता है जी ये फिर आगे पेमेंट्स की डिटेल्स हैं। और कहता जी सोर्स सी बिलो, कहता कहाँ कहाँ से पेमेंट हुई ये आप बाद ये नीचे आके देख लीजिएगा। कहता जी दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस्ड थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। कहता था शॉर्ट टर्म लोन ऑफ रुपीज 200 मिलियन जी, बिल्कुल ठीक है। कहता ऑब्टेन ऑन 1 Jan 2022 फ्रॉम बैंक ए एट द रेट ऑफ 16%। कहता सरप्लस फंड जो है आपने इन्वेस्ट कर देने हैं 10% पे। अब मेरी बात सुने, बोरोइंग कॉस्ट का क्राइटेरिया याद करें। यार जब क्वालिफाइंग एसिड है, और क्वालिफाइंग एसिड कहते हैं जिसको बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगता है। तो यार देखो ये 1 मार्च को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर तक जा रहा है, तो अच्छा खासा टाइम पीरियड लग गया ना इस पे। 2-4 महीने नहीं बल्कि ज्यादा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 8 महीने लगे हैं। तो ये तो फिर क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन मीट कर गया। तो अब आपने इस पे जो कॉस्ट है इंटरेस्ट की, देखें एक तो है ये वाली जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये तो आनी आनी है, कॉस्ट का पार्ट बनना ही है। सही है। बाकी मेरे भाई जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, अब इसे आपने एक्सपेंस आउट नहीं करना। 1 मार्च से लेके बाद तक इसे आपने क्या करना है, आपने कैपिटलाइज करना है। अच्छा जी, अब देखें क्राइटेरिया तीनों का। लेटर ऑफ क्या है, लेटर ऑफ है मेरे भाई कंस्ट्रक्शन कहाँ कब शुरू हुई, 1 मार्च को, तो कैपिटलाइज करना इधर से शुरू करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर इससे पहले लोन तो 1 जनवरी पे लिया, तो ये जो 2 महीने पहले वाले हैं, ठीक है, इसका क्या होगा। और क्या उसका नाम है, अगर कोई लोन जो है वो हमारे साल में हमने वापस नहीं किया तो उसका क्या होगा। कंस्ट्रक्शन तो देखे ना, साल तो 1 Jan 2022 है मेरा ख्याल है, और 31 दिसंबर 22 को ईयर एंड है।
तो सर हमने तो इधर आके क्या कहते हैं लोन लिया और बिल्डिंग इधर बन गई। तो भाई याद रखिएगा आपने तो इस सरसे को कैपिटलाइज करना है ना, इस वाले को। तो ये वाला जो होगा पहले वाला और ये वाला, सर ये तो फिर क्या प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, इसका इंटरेस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। और अगर इसमें से कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये भी सारी की सारी प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। इसका इंटरेस्ट जो है इस वाले एरिया का, ये 2 महीनों का, ये भी प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। चले बाहर अब। कहता जी लोन लिया 200 मिलियन का 1 जन पे। तो भाई 1 फैब पे अगर आप इसका सोल्यूशन ओपन कर लेना, उधर आ रहा होगा। 1 फैब पे आपने पेमेंट कर दी 120 मिलियन की, यानी 1 महीना तो मेरे भाई लोन आपके पास रहा ना, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा 10% पे। ये आपके पास प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। फिर मेरे भाई अगर मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखा सकूं, जी इधर आए सर। जी मेरे भाई ये बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल आने के चांसेस हैं। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो वैसे ही बहुत अहम है। इधर देखें यार, अगर ये रहा जी आपका टेबल, स्पेसिफिक लोन आया जी इस दिन। कहता है जी आपके पास ये अवेलेबल रहा, 1 महीना इन्वेस्ट कर सकते थे आप, इसे आपने किया, और ये आप इसे ले गए जी प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10% और ये 1/12। नेक्स्ट आ जाए सर। कहता फिर आपके पास ये 80 रुपये अवेलेबल रहे, और ये कितने महीने, फेब मार्च अप्रैल मई जून, जी 5 महीने। लेकिन भाई देखें आपने तो कैपिटलाइज मार्च से करना शुरू करना है ना, तो ये 1 महीने 80 5 महीने इन्वेस्ट रहा, लेकिन जिसमें से 1 महीना चला जाएगा मेरे भाई आपका प्रॉफिट और लॉस में, ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से। और 4 महीने क्या होगा जी, ये मेरे मासूम दोस्त को इधर आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 4/12, ये इन्वेस्टमेंट इनकम इधर से माइनस होगी। ठीक है सर, अच्छा ये बात आप समझ गए हैं। अच्छा नेक्स्ट पढ़े जी सवाल। जी कहता गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 90 मिलियन इज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई। अच्छा गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कुछ सूल याद कर लें, IS 23 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, क्रिस्टन की किताब को देख लीजिएगा। सर आपने जब आपने कॉस्ट निकालनी है किसी भी एसेट की, ठीक है सर, तो जितनी कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स हैं वो तो लेनी लेनी है, लेकिन उसमें से अगर गवर्नमेंट ग्रांट आ गई है तो गवर्नमेंट ग्रांट को आपने उसमें से माइनस करना। फॉर एग्जांपल एसेट की कॉस्ट है 100 रुपया, गवर्नमेंट ग्रांट आ गई 20 की, इधर से माइनस हो जाएगी। इस गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से अब आपको हेल्प मिली कि आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा ना, ये पैसे उधर आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके एक तो गवर्नमेंट ग्रांट को बजाते खुद आपने माइनस कर दिया, एक उस पे जो सेविंग आनी है, सेविंग, ये एक सवाल देख लीजिएगा, ये हड़प्पा लिमिटेड में होगा। सही है, तो ये खैर इधर तो नहीं भी हुआ था, लेकिन मैं तो वैसे समझा रहा हूँ, हड़प्पा लिमिटेड वाला सवाल ऑटम 20 का शायद सवाल है। तो उसकी जो इंटरेस्ट सेविंग है, जितने की आया, ये जितने का ये है, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट की परसेंटेज जो भी होगी। सही है, और जितने महीने के लिए लोन आपने रीपे कर दिया, सही है, जितने महीने, फॉर एग्जाम्पल लोन आपका चलना था जी सितंबर तक, अक्टूबर तक, आपने पैसे गवर्नमेंट ग्रांट में से पे कर दिए, सही है जी, वो कर दिया आपने अगस्त, तो 1-2 महीने का तो फायदा हुआ ना, उसकी इंटरेस्ट सेविंग इधर आ जाएगी, वो भी माइनस होगी। और एक और बात, प्रोग्रेस पेमेंट्स बिल्स जो होते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट की तरह अगर कभी आ गए इधर से माइनस होंगे, और उन पे भी इंटरेस्ट सेविंग माइनस होगी। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 देख लीजिएगा, उधर एक एग्जांपल दी है IS 23 में। कहता है जी गवर्नमेंट ग्रांट जी 90 मिलियन की ऑन 1 जुलाई इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। कहता रिमेनिंग अमाउंट इज पेड फ्रॉम द ग्रांट रिसीव्ड। ये बिल्कुल ठीक है। कहता बाकी अमाउंट आपने कहाँ से पे करनी है, ग्रांट से। कहता फर्दर लोन ऑफ 50 मिलियन हैज बीन रिटर्न्ड। कहता जी ऑन 30 सितंबर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिसीव। देखे ना, इसकी वजह से इंटरेस्ट की सेविंग है 50 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय ये 16% हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय सितंबर अक्टूबर 1 महीना हो जाएगा। इससे क्या करेंगे मेरे भाई, आप ये ले लेंगे इंटरेस्ट सेविंग ले लेंगे। हड़प्पा लिमिटेड वाला सवाल देख लीजिएगा, ये करवाए हुए क्लास में, ये इंटरेस्ट सेविंग आ जाएगी। ओके मेरे भाई। और देखें लोन आपने रिटर्न कर दिया ना, टोटल लोन था 200 मिलियन का, जिसमें से 50 मिलियन आपने रिटर्न कर दिया 30 सितंबर पे। तो अब देखें जब आप अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जिसने कैपिटलाइज होना, वैसे तो देखा जाए तो जो लोन है ये सारा का सारा आपके पास रहा पूरा साल, लेकिन उसमें से इधर आके सितंबर पे आके 50 रुपए आपने रीपे कर दिए, वापस कर दिए, तो इधर आके रिमेनिंग देखा जाए तो 150 मिलियन है। 3 महीने आपके पास लोन रहा 150 मिलियन शॉर्ट टर्म, और बाकी 9 महीने रहा 200 200। ठीक है, सही है सर, ये हो गया आपके पास। अच्छा जी, अब बात तवज्जो से जरा सुननी है आपने। सर जी ये जो 200 है, इसमें से पहले 2 महीने जो हैं ये वाले जो 2 पहले महीने हैं, ये वाले, ये जो मैंने रेड किया,
ये प्रॉफिट और लॉस में इसका एक्सपेंस जाएगा इंटरेस्ट का। और बाकी मार्च से लेके इधर तक, अक्टूबर तक, सही है, ये जाएगा आपका भाईजान किस में कैपिटलाइज होगा, लेकिन उसमें से भी बल्कि सितंबर तक जाएगा 200। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 महीने का एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा, सही है। 200 मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 7/12। और फिर पीछे एक महीना जो था उस वो आपने लोन रीपे कर दिया। अब ये 150 3 महीने का एक्सपेंस आएगा, जिसमें एक महीना कैपिटलाइज होगा, 3 महीने प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ गए आप। इधर आए जी, और इधर आके देखें। कहता है जी ये तो मार्च से लेके सितंबर तक ये रहा आपके पास। कहता उसके अलावा 150 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16, इसमें से एक महीना इधर कैपिटलाइज होगा, ठीक है। बाकी किधर होगा, बाकी किधर जाएगा, ये जाएगा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस में। 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2 महीने, ये कौन सा होगा, जैन और फेब का, ठीक है बच्चों। और ये 2 महीने कौन से हैं, 150 आपने 50 वापस कर दिए ना सितंबर पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जिसमें से एक महीना तो आ गया मेरे भाई इधर, इधर, ठीक है। और बाकी 2 महीने इधर आ जाएंगे। इधर 2 कर लीजिएगा यार, अब ये गलती है मेरा ख्याल है, ठीक है, ये 2 होंगे ना जी। इसको देख लें, अगर ये गलत है तो इधर इधर 2 आने चाहिए। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये तो इंटरेस्ट पेबल की बात कर रहा हूँ ना, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है जी, वो ये आ जाएगा, ठीक है सर। उम्मीद है ये बात जो है ये आप समझ गए हैं। ओके जी, ये बात भी आपको समझ आ गई। अच्छा सर, उसके बाद आप इधर आए, तो इधर आके देखें आपका जो करंट लायबिलिटी है, जो लोन है, ये 50 वापस कर दिए, 150 का आ गया। इंटरेस्ट पेबल आपका 30 मिलियन का आ गया, ठीक है। ये तो खैर पूरे तीन सारा ही पेबल है ना। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, एसेट की कॉस्ट को फाइंड करना है जी। अभी कर लेते हैं सर। इधर आए, टोटल कॉस्ट बता देनी कितनी है। टोटल कॉस्ट जो आपने है जी, वो है मेरे भाई, इधर आके देखें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 280 की, जिसमें से ये 70 आपने अगले महीने पे करना है, सही है जी। ये पेमेंट डेट है, ये पेमेंट है, इसका मतलब बिल इससे पहले आया होगा, तो ये पेएबल है, ये आपकी लायबिलिटी में भी 70 जाएगा। 280 में से मैंने आपको जैसे बताया गवर्नमेंट ग्रांट को माइनस करना पड़ेगा 90 मिलियन से, ठीक है सर। इधर आए और इसको माइनस कर दें, 90 को माइनस कर दिया। अब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज वर्किंग टू, ये 17.33 इधर आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगी, ये आपके पास कॉस्ट आ गई, ठीक है सर। अच्छा, इसमें से अब एक्सपेंस माइनस कर दें डेप्रीसिएशन का, 210 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ थी 10 साल, मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो ये 3.5 के एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। और ये बुक वैल्यू आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। ले सर, ये आ गया, सही है सर। और ये इन्वेस्टमेंट इनकम पहले आ गई थी, और ये आपकी बुक वैल्यू आ गई, ये 70 जो पेएबल है, जो कॉन्ट्रैक्टर को आपने अमाउंट देनी है। ये एक अच्छा सवाल था, इसको अपने हाथ से दोबारा करना पेपर में। आपने शायद मतलब जिसने टाइमलाइन सही तरह नहीं समझी, वो एक दफा तसल्ली से सोचने वाली बात थी, उसने इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। लेकिन परेशान नहीं होते यार, जितना समझ आता है करो। कुछ चीजें तो बहुत सिंपल थी यार, देखो ये तो हर बच्चा कर सकता था लोन वाली बात, ये पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर तो हर बच्चा कर सकता था, 150 तो हर बच्चा लिख सकता था। इसमें से आधी 55 बातें ये कॉस्ट वाली तो कुछ ना कुछ तो बच्चा कर ही सकता था ना। तो इसमें से 3 नंबर लेना तो मुश्किल नहीं था, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, चलें जी, अब आप आ जाए जी नेक्स्ट इस पे। कहता है जी ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ खान एंटरप्राइजेस, कहता है जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ऑफ 980,000 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000। कहता है कंप्यूट करेक्टेड ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट, कहता है आपने सही वाला करेक्टेड वाला ग्रॉस और नेट प्रॉफिट बताना है जी, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग एरर्स वर नोटिस्ड। कहता है जी एन इनवॉइस ऑफ 1,23,000, कहता आप वर डेबिटेड टू परचेजेस बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, कहता एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो होना भी नहीं चाहिए था इंक्लूड। कहता आपको चीजें आपने परचेज रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन वो मिलनी ईयर एंड पे है, तो भाई आपकी परचेज है ही नहीं, इसको रिवर्स करो। आपको करना पड़ेगा क्रेडिटर डेबिट और परचेजेस मेरे मासूम दोस्तों क्रेडिट। इसका हमने एक फॉर्मूला समझा हुआ है। जो भी चीज प्रॉफिट और लॉस में देखें, सबसे पहले कि प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है इस एंट्री में, यस ये है जी, ये परचेज प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है। क्या ये डेबिट साइड पे आ रही है क्रेडिट पे, अगर तो क्रेडिट साइड पे आ रही है तो भाई याद रखिएगा इससे प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। प्रॉफिट और लॉस में आने वाली चीज अगर क्रेडिट साइड पे आती है प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा, डेबिट साइड पे आती है प्रॉफिट कम होता है। चले, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सवाल ये है
क्या ये कॉस्ट ऑफ सेल से ऊपर वाली सॉरी जीपी से ऊपर वाली चीज है या नीचे वाली? ऊपर वाली आइटम है भाई, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नेट भी बढ़ेगा। तो भाई आज से आपने 1,23,000 से ग्रॉस में भी ऐड करना और नेट दोनों में ऐड कर दें। कहता है जी कैरिज इनवर्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000 वॉज इंक्लूडेड इन कैरिज आउटवर्ड। कहता है जी कैरिज इनवर्ड को आपने क्या कर लिया सर जी, आउटवर्ड रिकॉर्ड कर लिया। अब मेरे मासूम दोस्तों, कैरिज इनवर्ड की एंट्री क्या होती है? सॉरी, आपने एंट्री क्या करनी चाहिए थी? कैरिज इनवर्ड डेबिट, ठीक है जी। और मेरे भाई आपको कैश या बैंक पेबल क्रेडिट करना था, आपने किया जी कैरिज आउटवर्ड डेबिट। और सर जी कैरिज इनवर्ड सॉरी, आपने कैश बैंक पेबल को कर दिया सॉरी क्रेडिट। अब आप रिवर्स एंट्री करेंगे तो आप करेंगे कैश कैरिज इनवर्ड डेबिट, कैरिज इनवर्ड आप डेबिट कर देंगे, मैं अब सारा नहीं लिख रहा, और कैरिज आउटवर्ड आप कर देंगे क्रेडिट। सही है। कैरिज इनवर्ड क्या होती है यार? चीज को लेके आने का खर्चा, ये कॉस्ट ऑफ सेल में आता है। किस में आता है? कॉस्ट ऑफ सेल में। और ये आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अब देखें, ये है जी, आप देखें दोनों प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम्स है। अब बहुत तवज्जो से बात को सुनना है आपने। देखना ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली कौन सी चीज है? ये वाली, ठीक है सर। इससे ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, नेट भी हिलेगा। ये है मेरे भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आने वाली चीज, ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज है। अच्छा जी, अब देखें इससे एक ये इससे सिर्फ नेट प्रॉफिट हिलेगा। अब देखें, सुननी है बात गौर से। ये कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, क्रेडिट साइड पे आ रही है, प्रॉफिट बढ़ेगा। कौन से वाला? नेट प्रॉफिट आपका बढ़ गया। ओके जी। अच्छा जी, कैरिज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल वाली, जीपी से ऊपर वाली चीज है, ये आपका प्रॉफिट, ये डेबिट साइड पे आ रही है, प्रॉफिट आपका क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। कौन से वाला? जीपी से ऊपर वाली चीज है, दोनों। तो नेट प्रॉफिट में एक दफा प्लस से लिखते हैं, नेगेटिव से लिखते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट में एक ही दफा बस आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव अमाउंट से, ठीक है। अच्छा जी, कहता है गुड जिसकी सेल वैल्यू है 4500, कहता है यूज करनी ऑफिस रिपेयर्स के तौर पे, एंट्री कोई नहीं की आपने। और नीचे बता रहे पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड है। अच्छा जी, ठीक है, सिंपल। तो उस पर चेदिस के नाम से चीजें आ रही होंगी ना। कहता ऑफिस रिपेयर्स अब आप डेबिट कर दें, और मेरे भाई परचेजिज आप क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। अच्छा जी, लेकिन करनी आपने है मेरे भाई ऑफिस रिपेयर्स डेबिट करनी है, ठीक है, ये 3600 से होंगी। और परचेजिज क्या होंगी? पर पीरियोडिक सिस्टम है भाई, तो परचेजिज क्रेडिट होंगी, इन्वेंटरी नहीं होगा। अच्छा, सेल वैल्यू इनकी थी 45। कहता जी मार्जिन जो है ना, इस पे मार्जिन आपने हमेशा याद रखिएगा। भाई आपने अपने डिपार्टमेंट में एक चीज इस्तेमाल कर ली, सेल थोड़ी की है। तो भाई याद रखिएगा, ये है जी मार्कअप ऑफ 25%। मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप लगता है हमेशा कॉस्ट पे, कॉस्ट 100 होगी ना, तो मार्कअप 25 में ऐड हुआ, तो सेल इस टाइम ये 125 पे पड़ी है चीज, 100 पे ले आए, तो ये 3600 आ जाएगा आपके पास। तो भाई देखें, ये चीज, ये वाली जो चीज है, ये दोनों प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है। ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज है, ठीक है सर, ये ऊपर वाली। इससे दोनों प्रॉफिट्स हिलेंगे, दोनों बोथ प्रॉफिट हिलेंगे इससे। इससे सिर्फ जीपी, इससे सिर्फ जीपी हिलेगा, ठीक है सर। अच्छा जी, आप भाई बात सुनिएगा। परचेजेस क्रेडिट साइड पे आ रही हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा। कौन सा? दोनों प्रॉफिट बढ़ गए। जीपी में भी बढ़ा दें 3600 रुपये से, और उसमें भी बढ़ा दें मेरे मासूम दोस्तों एनपी में भी, नेट प्रॉफिट में भी। अब मेरे भाई देखें, ऑफिस रिपेयर्स हैं, सॉरी इधर मैं गलत लिख के हूँ, ऑफिस रिपेयर्स हैं, ये तो नेट प्रॉफिट है ना। अच्छा, ये जीपी से नीचे वाली चीज है, यानी जीपी नहीं हिला बल्कि नेट प्रॉफिट हिला। सही है। और ये डेबिट साइड पे चीज आ रही है, तो नेट प्रॉफिट में नेगेटिव अमाउंट से लिखते हैं, ठीक है। ये उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। ये इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। अब मेरे पे सेक्शन 1 का एक सवाल रह गया बस आपके पास, उसे डिस्कस करते हैं जी। अच्छा, मैं क्या करूंगा, अभी 1 घंटा 18 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, सॉरी ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये 1.5 घंटे तक इसको क्लोज करते हैं, इसे रेंडरिंग में भी टाइम लगेगा। तो क्या उसका नाम है, फिर आपको सोल्यूशन अवेलेबल करते हैं, फिर सेक्शन 2 की डिस्कशन इंशाल्लाह मैं शाम में किसी वक्त कर लूंगा। अच्छा जी, कहता जी prepare extracts from the financial statements of Kazi Limited for the year ended 31st December 2011। कहता है showing all necessary disclosures related to earning per share। जी ठीक है जी। कहता है आपने इग्नोर करनी है कंपैरेटिव फिगर्स, और कहता है नीचे वाली स्टेटमेंट, नीचे वाली में कहता है आपने 3 लिमिटेशंस भी अर्निंग पर शेयर की बता देनी है। जी ठीक है। कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू काजी लिमिटेड।
कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अच्छा, एक्सटेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, बात समझिएगा। यार देखें, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बिल्कुल नीचे आपने अर्निंग पर शेयर बतानी होती है, बेसिक भी और डाइल्यूटेड भी, ठीक है। इसका फॉर्मेट हम बनाते ही होते हैं, बेसिक, डाइल्यूटेड, सही है। और क्या उसका नाम है, एक्सट्रैक्ट्स बनाना सीखे हैं। अच्छा, डिस्क्लोजर्स में क्या है यार, डिस्क्लोजर में कुछ भी नहीं है। आपने जिस तरह बेसिक ईपीएस को कैलकुलेट की है, सही है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, उसके नीचे आपने एक लाइन लिख देनी है, डिवाइड जिस तरह वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से किया ना, वो नीचे लिख देने, आपके पास बेसिक ईपीएस आ जाएगी। डाइल्यूटेड में जो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया बिल्कुल उसको देख लेना। फिर उसके बाद आपने इन दोनों में बेसिक और डाइल्यूटेड की अर्निंग्स में जो डिफरेंस आ रहा है उसको एक्सप्लेन करना है, और उसकी रिकंसाइलिंग आइटम्स लिख देनी है, ठीक है। और फिर इसी तरह वेटेड एवरेज में जो डिफरेंस आ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स में, सही है, डाइल्यूटेड में और बेसिक में, उसकी वजाहत फरमा देनी है आपने जी। कहता इशूड शेयर कैपिटल है जी 1 जनवरी 2011 पे 80 मिलियन का, और कहता एक शेयर 10 रुपए का है जी, ठीक है जी। कहता पैट कितना है जी 170 मिलियन का, सही है सर, ठीक है जी, ये 170 है। कहता ऑन 30 सितंबर 11 क्यूएल इशूड 20% राइट शेयर्स एट द ₹11। कहता था मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इमीडिएटली बिफोर द राइट इशू वाज 12.52। आप बच्चों याद रखिएगा, आपके पास 80 शेयर्स पहले हैं, 20% मजीद हो गए, तो भाई 80 का 20 मेरा ख्याल 16 बनेगा ना। तो इस तरह होगा ये। आपने देखें, अब इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है ना, राइट शेयर्स में एडजस्टमेंट फैक्टर आपने निकालना है। तो ये बात याद रखिएगा, ये है जी 12.250। अगर आपने शेयर इशू कर दिया इससे ज्यादा का, एक्सरसाइज प्राइस इससे ज्यादा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कम है तो भाई जरूरत है ना, फिर एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब देखें, ऊपर आप क्या लिखते हैं जी, सर जी, डिवाइड करना होता है एक्स थ्रेटिकल प्राइस से, ऊपर आपने मार्केट प्राइस लिखनी होती है, ठीक है जी। वो क्या है जी 12.52। अब ये निकालनी पड़ेगी यार, ये कैसे निकलती है। देखें, आपने क्या करना है, देखना है जी कि आपके पास कितने शेयर्स ऑलरेडी हैं, 80 मिलियन शेयर्स हैं जी, मल्टीप्लाई एक शेयर की मार्केट प्राइस, ठीक है जी, ये मार्केट प्राइस देख लें इमीडिएटली बिफोर द राइट इशू, ये है 12.50 जी। भाई नए शेयर्स कितने इशू किए, 16 मिलियन, मल्टीप्लाई बाई एक कितने का इशू किया, 11 का। बिल्कुल एज इट इज ये नंबर ऑफ शेयर्स नीचे जाके लिखते हैं आप ये वाले, तो आपके पास थ्रेटिकल एक्स प्राइस आ जाएगी, ठीक है सर। वो आपके वो जितनी भी आई इधर आके लिखते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। जी, इधर से अगर आपको मैं सोल्यूशन से दिखा दूं तो मेरे मासूम दोस्तों इधर आए जी, इधर आए। अच्छा, ये है जी एक्सट्रैक्ट्स ही होते हैं, ठीक है, ये सीखे हुए हैं आपने। अच्छा, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए सर, ये आए जी, ये राइट इशू है, ये क्या है, राइट इशू। अच्छा, ये क्या आता है आपके पास, ये इसको ना कैलकुलेट कर लीजिएगा एक दफ़ा, ये जितना भी आता है, ये इसको डिवाइड कीजिएगा तो एडजस्टमेंट फैक्टर आपके पास आ जाएगा। इन्होंने जो हम मैंने सोल्यूशन इधर बनाया है, वो क्या हुआ है, वो असल में ये ऊपर वाला, ये ये होगा 12.52 डिवाइडेड बाई ये। इसको ना आप देखिएगा, आपको मैंने इस तरह नहीं करवाया हुआ, ठीक है, इस तरह आपको नहीं करवाया हुआ, आपको जैसे करवाया बस वैसे कीजिएगा। ये ऊपर रखिएगा 12.50 ये वाला, और ये जो आएगा इसको नीचे रख दीजिएगा, वो 12.25 ही आएगा, ठीक है ना, ये 12.25 ही आएगा इधर। इसको कैलकुलेट कर लें, आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया, ठीक है सर। इधर जो है ना वो है ये, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 1/, वो ना करें बेशक। अच्छा जी, ये अजान हो रही है भाई, 1 मिनट दीजिएगा बस। जी भाई। अच्छा जी, यार ये आपके पास देखें, ये आपके पास राइट शेयर्स आ गए, ठीक है। अब ये राइट शेयर्स किस तारीख को आ रहे हैं, 30 सितंबर को। तो भाई मैंने आपको कहा था पहले डेट लिखनी है, फिर इधर आके आपने ये जो है ना, इधर हम खैर इस तरह करते होते थे, पहले टाइम पीरियड लिखते हैं, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट फैक्टर लिखते हैं। तो ये 9/12 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया, ये इतने आ गए भाई। और ये 3/12, ये टोटल पे लगता है हमेशा, ये उर्दू में नोट भी आपको लिखवाया हुआ है, ये इतने आ गए। ये आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए मेरे को। ओके जी, उम्मीद है ये बात समझ गए हैं। तो इधर आए, और इधर आके अब डिस्क्लोजर्स कैसे बनते हैं। सर ये नीचे सारे डिस्क्लोजर्स हैं, ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला उसी को आपने इधर लिख देना है। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल ये है आपके पास, सही है, क्योंकि कोई है नहीं ना, सॉरी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह है नहीं जिसको माइनस करने की जरूरत है। ये आपके पास मेरे भाई 85.22 आ गए, ठीक है सर। ये आपके पास आ गई जी बेसिक ईपीएस आ गई, सही है सर। तो इसको उठा के इधर आप इसका रेफरेंस दे दें, ये एक्सट्रैक्ट जो आप बना रहे हैं, पहले ये डिस्क्लोजर बनेंगे तो एक्सट्रैक्ट आएंगे ना। तो इधर आके दिखते हैं जी कि ये मैंने इधर से निकाला,
ठीक है सर, ये आप ये इसे कहते हैं डिस्क्लोजर्स हैं सारे। अच्छा जी, अब आप आए जी नेक्स्ट टाइम मेरे भाई, और इधर आके देखें आप नेक्स्ट क्या है। कहता जी देयर आर 25,000 शेयर ऑप्शंस इन एग्जिस्टेंस। ऑप्शंस जब भी लफ्ज आएगा तो मैंने आपको ऐसे सिखाया हुआ है भाई, ये डाटा किसके लिए रेलेवेंट है, बेसिक के लिए। ये ऑप्शंस हैं, ये डायल्यूटेड के लिए रेलेवेंट है। कहता है ईच ऑप्शन शो अलाउज द होल्डर टू एक्वायर 120 शेयर्स। तो भाई 25,000 ऑप्शंस हैं, एक शेयर के बदले में कितने ऑप्शंस जो हैं वो इशू किए जा सकते हैं, वो 120, तो मल्टीप्लाई इससे कर दीजिएगा। एट अ स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है जी एक्सरसाइज प्राइस। कहता है द ऑप्शन हैव ऑलरेडी वेस्टेड एंड विल एक्सपायर ऑन 30 जून। कहता है ये ऑप्शन हमने दे दिए हैं लोगों को। जी बिल्कुल ठीक है। एवरेज मार्केट प्राइस उनकी है 12। तो भाई ये देखें, एवरेज मार्केट प्राइस 12 है, आप एक्सरसाइज प्राइस क्या है जी 10 है। तो इसमें फ्री वाला एलिमेंट जो होता है याद रखिएगा हमेशा रेलिवेंट होता है। सही है। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आपके पास क्या आ जाएंगे सर जी, ये ऑप्शंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अच्छा जी, इसे कैलकुलेट करके देख लें बेशक आप। ये ऑप्शन के केस में ना डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का मतलब इधर होता है मेरे भाई अर्निंग्स। क्या होता है, अर्निंग्स। इसका होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, और ये इंक्रीमेंटल ईपीएस आ जाती है। ये कैसे आया, परेशान ना हो। ये आया जी 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 120, इतना में कन्वर्ट हो सकता, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय फ्री वाला एलिमेंट निकालना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये खैर जब मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा जवाब आपका। ठीक है सर, तो इसको लिखते हैं इधर। जब भी आपने डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन करनी तो हमेशा पहले रैंकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, कहता जी क्यूएल हैड इशूड डिबेंचर्स इन 2008, कितने जी। कहता जी विच आर कन्वर्टेबल इनटू 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। ये तो आसान हो गया, उसने नंबर ऑफ शेयर्स जितने कन्वर्ट होने खुद दे दिए। ये वेटेड एवरेज में लिखते हैं जाके। द डिबेंचर विल बी रिडीम शैल बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2012। कहता कन्वर्जन ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स प्रायर टू रिडम्पशन। कहता है ऑप्शंस जो कन्वर्जन ऑप्शन जो है इज एक्सरसाइजेबल ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स। कहता है रिडम्पशन से पहले 6 महीने उनके पास ऑप्शन है कि उनको कन्वर्ट किए, वो कन्वर्ट कर सकते हैं उसे। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर, कहता है ये 11 है। कितना है, 11। आप देखें भाईजान इसका अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट आएगा ना, अगर हमें ये डिबेंचर्स है ये। कहता अगर क्या उसका नाम है ये कन्वर्ट हो गए तो कहता फिर इस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा ना। तो फिर क्या होगा, फिर हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। तो लेकिन याद रखिएगा डिबेंचर्स बॉन्ड्स इस पे इंटरेस्ट होता है, इसे हमेशा नेट ऑफ टैक्स करते हैं 11। ये टैक्स का रेट है 35%, इधर 65% कर दीजिएगा। और इधर आए, ये आके ये हमने कर दिया, अर्निंग्स पे ये इम्पैक्ट आया, और इसे कन्वर्ट करने इसने खुद दिया था। अब ये होता है जी इसे हम कहते थे ए, आप अपने वाले सूलों पे रहिएगा, इसे कहते हैं बी। ये कैसे आती है इंक्रीमेंटल, ये आती है ए डिवाइडेड बाई बी। तो 7.15 डिवाइडेड बाई 6 ये आपके पास आ गया। ठीक है जी। कहता है जी प्रेफरेंस शेयर इशूड इन 2009 आर कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन 4 ऑर्डिनरी शेयर्स और 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। कहता है जी कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 मिलियन में, उसने खुद बता दिया यार। द डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस, ये सवाल आसान था वैसे। कहता जी अमाउंटेड टू रुपीज 5.75। कहता डिविडेंड उस पे कितना है। तो यार जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स तो मेरे भाई फिर इस पे वो नहीं देना पड़ेगा ना, आपको डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। सही है, आपकी अर्निंग्स फिर जो है बढ़ जाएंगी ना। अच्छा जी, चाहे रिडीमेबल हो चाहे रिडीमेबल हो। बहरहाल कहता जी 5.75 आप ऐड कर दें अर्निंग्स में। अच्छा, इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, ये सिर्फ इसमें ऑप्शन होती है, ये सिर्फ नेट ऑफ टैक्स जो है डिबेंचर्स होते हैं। सही है, इस पे ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, टैक्स वाले अलाउ नहीं करते ये। अच्छा जी, चाहे वो रिडीमेबल ही क्यों ना हो। सही है, आपके जहन में सवाल लगता है सर रिडीमेबल तो जो है वो प्रॉफिट्स से माइनस हो जाते हैं ना पहले ही, तो फिर उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से हम माइनस करते हैं इररिडीमेबल वाले, फिर अर्निंग्स आती हैं। तो भाई याद रख लें बस, आप टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, तो रिडीमेबल भी हो ना चाहे, फिर भी इस पे टैक्स एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। तो 5.75 अर्निंग्स में ऐड कर दें, 4 मिलियन ऐड करें भाई शेयर्स में, तो ये आ जाएगी इंक्रीमेंटल ईपीएस 1.44। तो भाई देखें ये दुनिया का जिस तरह दस्तूर उल्टा है, जिस तरह आजकल हो रहा है, जो रैंकिंग में मेरे भाई सब जो सबसे ज्यादा है, सही है 1.44, इसको आपने सबसे कम रैंक करना है। जो आंडा है, सिफर है भाई, उसको पहले नंबर पे ले आए हैं। अब देखिए अजीब सी बातें हैं ना सारी, आप भी हंस रहे होंगे। अच्छा, ये है 1.19,
तो भाई ये है 1.1 1.44, तो भाई इंक्रीमेंटल ईपीएस जिसकी सबसे कम होगी उसका पहला नंबर, फिर इस इधर आए, ये है तो इसका दूसरा, ये है तो इसका तीसरा। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने डायल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करनी है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये होगा जी बेसिक ईपीएस, ये होती है जी ये जो लिखा हुआ है आप बेशक ये ना लिखिएगा, आप इस तरह लिख लें, ये होती है मेरे भाई अर्निंग्स। अच्छा जी, ये क्या होता है जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके जी, ये आपके पास ईपीएस आ जाती है। ये 1.1999 ही आनी है, ऑप्शंस का तो फर्क ही कोई नहीं है, एज इट इज जिसकी रैंकिंग 1 है उसकी अर्निंग्स इधर उठा के लिखते हैं। उसके भाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ये आके लिखते हैं, टोटल करें 170 और इसका ये होगा। तो भाईजान ये 1.98 ये डाइल्यूटेड है, क्या है, पहले से कम हो गई, कम हो जाएगी तो डाइल्यूटेड है। भाईजान आप डिबेंचर्स ले आए, दूसरी रैंकिंग किसके, डिबेंचर्स की, 7.15 इधर आके लिखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बड़े, ये इधर आके लिखते हैं। ये रैंकिंग्स है, आसान है, इनको ऐड कर दें, ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें, ये आएगा, इसको इस पर डिवाइड करें, ये ए है, ये बी है। ईपीएस कैसी आती है, ए डिवाइडेड बाई बी, डिवाइड करें 1.93, ये मजीद कम हो गया तो ये भी डाइल्यूटेड है। इसके साथ कंपैरिजन करना है अब आपने पिछले वाले के साथ। अच्छा, अब तीसरी रैंकिंग में कौन है, कहता है इसका अर्निंग्स पे इम्पैक्ट 5.75 है, शेयर्स पे 4 है, इधर आके ऐड करते हैं भाई, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा, इसका टोटल इसका ए डिवाइडेड बाई बी। तो सर ये मजीद क्या होगी, डाइल्यूट हो गई, इससे मजीद कम हो गई है, तो ये आपकी डाइल्यूटेड क्या है, इस ईपीएस है। ठीक है सर, ये बात उम्मीद है आपको समझ आई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने 30 कोई भी इधर ले लीजिएगा आप, ये आपने नोट बनाना है, ये अर्निंग पर शेयर का नोट बन रहा है, ये आपने बताया जी, ये मैंने कैसे कंप्यूट की, भाई इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, सर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, अब आपने देखना है, इधर देखें, इधर आए, अब मेरे भाई आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है, वो है जी 1.91, ये डाइल्यूटेड है, क्या है, ये सबसे कम है ना, डाइल्यूटेड। अच्छा, अच्छा जी, ये फॉर्मूला इसको बनाने में क्या हुआ होगा, अर्निंग्स 182.9 और वेटेड एवरेज ये आके आप इधर लिख दें भाई, इस तरह मैंने कंप्यूट की है, सही है, ये आके आपने लिख दिया ऐसे, ये आपके पास ये आ गया। अब देखें रिकंसिलिएशन ऑफ बेसिक ईपीएस विद डाइल्यूटेड, अब ये अर्निंग्स की या उसका नाम क्या है, अर्निंग्स बेसिक और डाइल्यूटेड की फर्क क्यों है, अब इसका डिफरेंस है यार, ये देखें बेसिक ईपीएस क्या है, बेसिक ईपीएस है मेरे भाई, इधर आए, इसका आसान फार्मूला मैंने रिवीजन क्लासेस में भी बताया था, बेसिक ये है, और इसकी अर्निंग्स जो है ये डाइल्यूटेड है ना, तो इसकी अर्निंग्स है ये, इससे ऊपर लिखें, इससे 4-5 लाइनें छोड़ के नीचे लिखते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्यों है, यार ऑप्शंस की वजह से तो कोई डिफरेंस नहीं, डिबेंचर्स की वजह से 7.15 का, प्रेफरेंस की वजह से 5.75 का, ये दोनों ऐड कर दें भाई उसमें। तो ये अब आप एक्सप्रेशन तो आपको मेरे नजर नहीं आ रहे होंगे, मैंने इशारा किया दोनों को ऐसे ऐड करने का, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें। अब आप आए ये इधर आ जाए, ये आपका रिकंसाइल हो जाएगा, इस रिकंसिलिएशन को ये कहते हैं, कहता है 1.7 आपकी ये थी 182.9, दोनों में फर्क क्या, कहता है ये इनकी वजह से फर्क आया। याद रखिएगा, ये जब आपने कहाँ से लेना है, ये जब आपने कैलकुलेशन डाइल्यूटेड की होगी ना, इस टेबल से रिकंसिलिएशन बनेगी। अब देखें, कहता बेसिक तो थी 85.22, कहता जी डाइल्यूटेड कितनी है, डाइल्यूटेड 95, ये इधर आए जरा, कहता बेसिक तो थी ये वाली, कहता डाइल्यूटेड जो है ये 95.72 है, ये वाली, कहता ये नीचे आके लिखते हैं, कहता ये बढ़ क्यों गई है, कहता ऑप्शन 0.5 है इस वजह से, 6 मिलियन डिबेंचर्स ये, और ये 4 का इम्पैक्ट 4 मिलियन का प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से, इधर आके लिखते हैं यार, इस लिखने को रिकंसिलिएशन कहते हैं, इसे डिस्क्लोजर कहते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। और ठीक है भाई, अच्छा अगर कोई भी बात आपको मतलब समझ ना आ रही हो, तो बेसिक कैलकुलेशन तो यार वैसे ही करते हैं, सही है, तो वो तो करनी थी ना आप लोगों ने। तो ये मेरे भाई इधर आके एक्सट्रैक्ट्स में लिखते हैं, अब आप ये 1.85 कहाँ से आया, 33.2 से आपने लिया ये वाला, इसकी आपने 2-3 दफा इन सवालों की क्या करनी है मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है ये बात आप क्या है जी, समझ गए हैं क्या है। अच्छा, ये बेसिक आती है जी 1.99, और डाइल्यूटेड आती है मेरे भाई, ये गलत हो गया मेरा ख्याल है, 1 मिनट दीजिएगा, डाइल्यूटेड है, इधर आए जी, जी हाँ, ये इधर थोड़ी सी गलती हुई है ना, 1.99 और 1.9, नहीं नहीं सही है, 1.99 और ये है जी 1.85,
ये 1.85 तो नहीं होगा ना यार, इसे देख लीजिएगा, 1.91 होगा यार ये, 1.91, ये थोड़ी सी गलती है इधर डाइल्यूटेड में। ठीक है जी, उम्मीद है ये बातें आप जो हैं ये सारी समझ गए हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इस लेक्चर को इधर ही रोकता हूँ। सेक्शन 2 की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह, मैं क्या उसका नाम, इसे रेंडरिंग पे अभी लगाना है, इसे तकरीबन घंटा सवा डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो जैसे ही खत्म होगा मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शुरू करके आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा यूट्यूब पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।